इस दुनिया में इंसान नहीं, उनकी ताकत बोली जाती है। यहाँ पहचान चेहरे से नहीं, रैंक से होती है। ई रैंक सबसे नीचे, डी, सी, बी, ए और फिर सबसे ऊपर एस रैंक हंटर। लेकिन आज की कहानी उस इंसान की है जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है और जो असल में सबसे ताकतवर है। उसका नाम था आरव वर्मा। आरव हंटर एसोसिएशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था रैंक ई। लोग उसे देखते ही हंस पड़ते। ये लड़का हंटर है, ये तो मॉन्स्टर के सामने टिक भी नहीं पाएगा, इसे लाइसेंस किसने दे दिया। आरव चुपचाप सब सुनता रहा। उसने नजरें नीचे झुका रखी थी क्योंकि वह जानता था अगर उसने सच दिखा दिया तो दुनिया सह नहीं पाएगी। नरेशन। आरव का बचपन आम नहीं था। उसने कभी खेल के मैदान नहीं देखे, न दोस्तों के साथ हंसी बांटी। उसका बचपन एक सील की हुई लैब में बीता था जहां इंसान नहीं, प्रयोग होते थे। उस दिन लैब में एक अजीब ऊर्जा विस्फोट हुआ था। पूरी जगह जल गई थी। सभी वैज्ञानिक मारे गए थे और मलबे के बीच एक छोटा सा लड़का जीवित बचा था। वही था आरव। उस दिन से उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी, बिना किसी सीमा, लेकिन उस शक्ति के साथ एक डर भी था। अगर वह पूरी तरह जाग गई तो यह दुनिया टूट सकती है। इसलिए आरव ने फैसला किया वह अपनी ताकत छुपाएगा। वर्तमान में गेट अलर्ट। एस क्लास गेट खुल चुका है। पूरे शहर में अलार्म बजने लगा। हंटर एसोसिएशन में अफरा तफरी मच गई। एस क्लास गेट मतलब मौत का आमंत्रण। केवल टॉप हंटर्स को ही अंदर भेजा जाता है। लेकिन इस बार स्थिति बहुत खराब थी। आरव की टीम को भी भेजा गया। टीम लीडर करण सिंह ने उसे देखते ही कहा, आरव तुम पीछे रहना, तुम हम पर बोझ बनोगे। आरव ने सिर हिला दिया। ठीक है सर। गेट के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा भारी, आसमान काला, जमीन से अजीब सी चीखें उठ रही थीं। ये कोई साधारण एस क्लास गेट नहीं था। अचानक हमला। पहला मॉन्स्टर सामने आया। 3 मीटर लंबा, 4 आंखों वाला, लोहे जैसी त्वचा वाला दैत्य। टीम ने हमला किया, लेकिन हमला बेकार गया। मॉन्स्टर ने पलटकर वार किया। एक ही झटके में 2 हंटर्स हवा में उछल गए। मेडिक जल्दी, डिफेंस टूट रही है, पीछे हटो। लेकिन पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। एक एक कर गिरते हंटर। मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर चुके थे। हीलिंग काम नहीं कर रही थी। एनर्जी खत्म हो रही थी। टीम लीडर करण जमीन पर गिर चुके थे। लगता है आज यही खत्म हो जाएगा। सभी की आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, अब बहुत हो गया। सबकी नजरें पीछे मुड़ी। वहां आरव खड़ा था, लेकिन वह वही आरव नहीं था जिसे वे जानते थे। उसकी आंखों में अजीब सी सुनहरी चमक थी। उसके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जिसे कोई भी माप नहीं पा रहा था। पूरा क्षेत्र जैसे थम सा गया। मॉन्स्टर्स हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी राजा के सामने खड़े हों। आरव का पहला वार। आरव ने धीरे से हाथ उठाया और अगले ही पल पूरा डंजन कांप उठा। जमीन फटने लगी, हवा जैसे फटने लगी। एक ही झटके में सैकड़ों मॉन्स्टर्स हवा में उड़ गए। टीम के लोग स्तब्ध रह गए। ये क्या था? ये तो एस रैंक भी नहीं है। ये तो इंसान नहीं, कुछ और। बॉस की एंट्री। अचानक जमीन से एक विशाल आकृति निकली। ये था इस गेट का अंतिम बॉस, एबिस किंग। उसकी दहाड़ से पूरा डंजन कांप उठा। टीम के सभी लोग पीछे हट गए। हम इसे नहीं हरा सकते। लेकिन आरव आगे बढ़ा। आरव बनाम एबिस किंग। एबिस किंग ने हमला किया। पूरा पहाड़ टूटकर आरव की तरफ गिरा। लेकिन आरव ने बस एक उंगली उठाई और वह पहाड़ हवा में रुक गया, फिर धूल में बदल गया। एबिस किंग की आंखों में डर दिखने लगा। उसने फिर हमला किया, लेकिन आरव ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन में ऐसा ढसाया कि पूरी जमीन फट गई। कुछ ही सेकंड में एबिस किंग समाप्त। गेट बंद हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अलार्म बंद हो गए, गेट गायब हो गया और मैदान में सिर्फ खड़े थे आरव और उसकी टीम के लोग उसे घूर रहे थे। तुम असल में कौन हो? करण ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस एक हंटर। एपिसोड 1 का क्लाइमैक्स। हंटर एसोसिएशन की रिपोर्ट में पहली बार लिखा गया, अननोन एसएस रैंक एंटिटी डिटेक्टेड। पूरी दुनिया हिल गई, सरकारें परेशान, संगठन डर में। लेकिन आरव जानता था यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसकी असली शक्ति अभी जागी ही नहीं थी। गेट बंद हो चुका था। डंजन की जमीन पर अब कोई मॉन्स्टर नहीं था। हवा शांत थी, आसमान साफ। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैलने वाली। आरव वहीं खड़ा था, उसी जगह जहां उसने एबिस किंग को खत्म किया था। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी टीम, उनकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। आंखों में डर, आश्चर्य और अविश्वास भरा हुआ था। करण की कांपती आवाज। करण सिंह, जो इस मिशन का टीम लीडर था, धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज में अब आदेश नहीं था, ना ही घमंड, बस डर था।
आरव, उसने नाम लेते हुए रुककर सांस ली। तुम असल में हो कौन? आरव ने सिर झुका लिया। सर, मैं बस एक हंटर हूं। नहीं, करण ने सिर हिलाया। जो इंसान एक उंगली से पहाड़ को धूल बना दे वो बस हंटर नहीं होता। टीम के बाकी लोग भी पास आ गए। तुम्हारी रैंक क्या है? तुमने अपनी शक्ति छुपाई क्यों? क्या तुम हम सबको धोखा दे रहे थे? सवालों की बौछार होने लगी। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके सामने फिर वही दृश्य घूम गया। जली हुई लैब, टूटी मशीनें, खून से सना फर्श और उस कमरे में खड़ा वह छोटा सा लड़का जो पहली बार अपनी शक्ति से डर गया था। आरव का मौन। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा था, आरव ने धीरे से कहा। मैं बस खुद को रोक रहा था। रोक क्यों रहे थे? करण ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर मैंने खुद को पूरी तरह खुला छोड़ दिया तो शायद मैं खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाऊं। पूरी टीम सन्न रह गई। बाहर की दुनिया, गेट के बाहर पूरे शहर में हलचल मच चुकी थी। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एस क्लास गेट असामान्य रूप से जल्दी बंद हुआ। पूरी टीम सुरक्षित वापस लौटी। गेट के अंदर रिकॉर्ड की गई फुटेज ने चौंका दिया। हंटर एसोसिएशन ने तुरंत सभी मीडिया को दूर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। किसी ने वीडियो लीक कर दिया था। वायरल होती रिकॉर्डिंग वीडियो में साफ दिख रहा था एक लड़का साधारण कपड़ों में, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, और उसके सामने सैकड़ों मॉन्स्टर्स हवा में उड़ते हुए। लोगों ने वीडियो को बार बार देखा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ये एडिटेड है, ये सीजीआई होगा, ये इंसान नहीं हो सकता। लेकिन हंटर एसोसिएशन के भीतर सब जानते थे यह वीडियो पूरी तरह असली। आपात बैठक। एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के सबसे सुरक्षित कमरे में आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में बैठे थे हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, खुफिया एजेंसी के अधिकारी और कुछ चुने हुए एसएस रैंक हंटर्स। स्क्रीन पर आरव की तस्वीर। अध्यक्ष ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे सिस्टम में इस लड़के का नाम है आरव वर्मा। रैंक ई रिकॉर्ड, सामान्य से कम प्रदर्शन, बार बार घायल, मिशन में कम योगदान। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कुर्सी से आगे झुकते हुए कहा, और फिर अचानक वह एस से क्लास गेट के अंतिम बॉस को सेकंड्स में खत्म कर देता है। एक एसएस रैंक हंटर ने दांत पीसते हुए कहा, यह शक्ति हमारी समझ से बाहर है, यह हमारे लिए खतरा भी बन सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहला फैसला। खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा, इस लड़के को निगरानी में रखा जाए, कड़ी निगरानी। अध्यक्ष ने दोहराया, उसकी हर गतिविधि, हर मिशन, हर बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। एक अधिकारी ने पूछा, अगर वह विरोध करे? कमरे में मौजूद सबसे बुजुर्ग एसएस रैंक हंटर ने ठंडी आवाज में कहा, तो हम उसे रोकेंगे। जैसे? किसी ने पूछा। हर तरीके से। दूसरी तरफ आरव का अकेलापन। एसोसिएशन से बाहर निकलते समय आरव को अजीब सा एहसास हो रहा था। लोग अब उसे देखकर हंस नहीं रहे थे, वे डर रहे थे। कुछ दूर से उसे घूर रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, वही है वीडियो वाला लड़का, ये इंसान नहीं है। आरव का दिल भारी हो गया। उसने कभी यह नहीं चाहा था। वह बस शांति से जीना चाहता था, लड़ाई करना चाहता था, लेकिन बिना किसी की नजर में आए। अब सब बदल चुका था। अचानक हमला। रात हो चुकी थी। आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर पुराना कैलेंडर। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी धड़ाम, खिड़की टूट गई। कमरे में काले कपड़ों में कुछ लोग घुस आए। उनके चेहरे ढके हुए थे, हाथों में उन्नत हथियार थे। आरव वर्मा, एक ने कठोर आवाज में कहा, तुम हमारे साथ चलोगे? पहली इंसानी लड़ाई। आरव चौंक गया। आप लोग कौन है? उसने पूछा। यह सवाल तुम रास्ते में पूछना, दूसरे ने कहा और आगे बढ़ा। आरव पीछे हट गया। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने शांत आवाज में कहा। तो हमें मजबूर करना पड़ेगा। और अगले ही पल हमला शुरू हो गया। एक आदमी ने उस पर ऊर्जा आधारित हथियार से वार किया। कमरे की दीवार टूट गई। आरव पीछे गिर गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। क्योंकि तुम खतरा हो, एक ने कहा। और खतरे को या तो नियंत्रित किया जाता है या खत्म किया जाता है। आरव का संयम। आरव ने अपनी मुट्ठियां कस ली, लेकिन उसने हमला नहीं किया। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, उसने कहा। कृपया चले जाइए। बहुत हो गया, टीम लीडर ने चिल्लाया। फायर। एक साथ कई ऊर्जा गोलियां आरव की तरफ आईं। कमरा पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन धूल के बीच आरव खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी, अब वहां दुख था। पहली चेतावनी। आरव ने धीरे से हाथ उठाया। पूरा कमरा कंपन करने लगा। हमलावरों के हथियार हवा में उठ गए। वे सब हवा में लटक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, आरव ने कहा, लेकिन अगर आपने मुझे मजबूर किया, उसकी आवाज भारी हो गई, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। हमलावरों के चेहरों पर डर फैल गया। टीम लीडर ने कांपते हुए कहा, रुको, रुक जाओ। आरव ने हाथ नीचे किया। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। वे जल्दी जल्दी उठे और भाग खड़े हुए। टूटा हुआ कमरा, टूटा हुआ दिल। कमरा तबाह हो चुका था। दीवारें टूटी थीं, खिड़की गायब थी, फर्श पर मलबा बिखरा था। आरव वहीं बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, वह खुद से बोला। फिर भी
सब मुझसे डरते हैं। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। क्या मैं सच में एक मॉन्स्टर हूं? उसने खुद से पूछा। एक अनजान लड़की की एंट्री। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव चौंक गया। कौन है? उसने पूछा। दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की अंदर आई। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की होगी। लंबे बाल, तेज आंखें और चेहरे पर गंभीरता। मेरा नाम है अन्वी, उसने कहा, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। आरव ने उसे हैरानी से देखा। मेरी मदद? तुम कौन हो? अन्वी ने धीरे से कहा। मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढती है, अन्वी का रहस्य। तुम जानती हो मैं कौन हूं? आरव ने पूछा। हाँ, अन्वी ने कहा, और यह भी जानती हूं कि तुम क्या हो। आरव चुप रहा। तुम डरते हो? अन्वी ने कहा। अपनी शक्ति से, अपने अतीत से, और सबसे ज्यादा खुद से। आरव ने पहली बार किसी को अपने अंदर झांकते देखा। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। अन्वी ने अपनी जेब से एक पुराना बैज निकाला। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट जेनेसिस। आरव की आंखें फैल गईं। ये बैज? हाँ, अन्वी ने कहा। तुम उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और तुम अकेले नहीं हो। एपिसोड 2 का क्लाइमैक्स। क्या मतलब? आरव ने पूछा। अन्वी ने गहरी सांस ली। तुम जैसे और भी लोग हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ नहीं, और कुछ। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। तो मैं अकेला नहीं हूं? उसने पूछा। नहीं, अन्वी ने कहा, और अब तुम्हें चुनना होगा। क्या चुनना होगा? आरव ने पूछा। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा। या तो तुम भागते रहो या फिर अपनी शक्ति को स्वीकार करो, क्योंकि दुनिया ने अब तुम्हें देख लिया है, और अब दुनिया तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। आरव अपने टूटे हुए कमरे के बीच खड़ा था। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा भीतर आ रही थी, लेकिन उसके भीतर उससे कहीं ज्यादा ठंड थी। उसके सामने खड़ी थी अन्वी, वही लड़की जिसने अभी अभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया था। तुम प्रोजेक्ट जेनेसिस का हिस्सा थे। ये शब्द आरव के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? अन्वी ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। क्योंकि मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढती है, उसने कहा, और कुछ को, जिनसे दुनिया को बचाना पड़ता है। आरव चुप रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तुम मजाक कर रही हो? उसने कहा। नहीं, अन्वी ने सिर हिलाया। मैं वही बता रही हूं जिसे तुमने अपनी यादों के सबसे गहरे कोने में दबा दिया है। आरव की आंखों के सामने अचानक धुंध छा गई। उसके कानों में फिर वही आवाजें गूंजने लगी। अलार्म की चीख, कांच टूटने की आवाज, लोगों की चीख, फिर आग, हर तरफ आग, और उस आग के बीच एक छोटा सा लड़का खड़ा। वही लड़का, आरव। वो दिन, अन्वी ने कहा, प्रोजेक्ट जेनेसिस का आखिरी दिन था। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कह रही हो? वो कोई दुर्घटना नहीं थी आरव, अन्वी ने धीमी आवाज में कहा। वो असफलता नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। आरव की सांस रुक गई। शुरुआत किसकी? उस इंसान की, अन्वी ने कहा, जो इंसान से आगे निकलने वाला था। आरव की आंखें झुक गईं। तुम घुमा फिराकर बातें कर रही हो, साफ बताओ। अन्वी ने गहरी सांस ली। प्रोजेक्ट जेनेसिस एक ऐसा गुप्त प्रयोग था जिसका मकसद था इंसान को मॉन्स्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना। आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि दुनिया हार रही थी, अन्वी ने कहा। गेट खुलते जा रहे थे, हंटर्स मरते जा रहे थे, और इंसान अपनी सीमाओं पर पहुंच चुका था। सरकारें, संगठन, सेनाएं, सब ने मिलकर एक ही फैसला किया। वह आगे बोली, अगर इंसान अपनी सीमाओं में रहकर नहीं जीत सकता तो उसे अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। आरव की मुट्ठियां भींच गई। तो तुम कह रही हो कि मुझे चुना गया था? हाँ, अन्वी ने कहा। तुम जैसे कई बच्चों को चुना गया था, अनाथ बच्चे जिनका कोई परिवार नहीं था, जिन्हें दुनिया ढूंढ नहीं सकती थी। तुम सबको एक एक करके ले जाया गया, एक सील की हुई लैब जहां इंसान नहीं प्रयोग होते थे। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम्हारी यादें जानबूझकर दबा दी गई थी, अन्वी ने कहा, ताकि तुम टूट न जाओ। लेकिन सच्चाई अब खुद बाहर आ रही है। तुम्हारे शरीर में दूसरे आयाम की ऊर्जा डाली गई, अन्वी ने आगे कहा। वो ऊर्जा जो सामान्य इंसान सह नहीं सकता। कुछ बच्चे तुरंत मर गए, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। आरव ने धीरे से पूछा, और मैं? तुम जिंदा रहे, अन्वी ने कहा, और सिर्फ जिंदा ही नहीं रहे, तुम बदल गए। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसका सिर भारी होने लगा। तो फिर लैब क्यों नष्ट हुई? क्योंकि तुम अस्थिर हो गए थे, अन्वी ने कहा। तुम्हारी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। सिस्टम तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा पूरी लैब के सिस्टम को जला रही थी। वैज्ञानिकों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गई। लेकिन मैंने खुद को नहीं रोका, आरव ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, अन्वी ने तुरंत कहा। तुमने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हारी शक्ति का विस्फोट इतना ज्यादा था कि पूरी लैब तबाह हो गई। और जब सब खत्म हुआ, वहां सिर्फ तुम जिंदा थे। आरव के हाथ कांपने लगे। तो मैंने सबको मार दिया? नहीं, अन्वी ने दृढ़ता से कहा। तुम एक बच्चा थे, डर से भरा हुआ, भ्रमित,
तुमने किसी को नहीं मारा आरव, तुम सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे थे। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो फिर मुझे वहां से कौन ले गया? एक महिला, अन्वी ने कहा, जिसका नाम था डॉ मायरा सेन। वह प्रोजेक्ट जेनेसिस की मुख्य वैज्ञानिकों में से एक थी, लेकिन वह बाकी वैज्ञानिकों से अलग थी। वह तुम्हें बच्चों को हथियार नहीं मानती थी, वह तुम्हें बच्चे मानती थी। आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसने मेरे साथ क्या किया? उसने तुम्हें वहां से निकालकर एक साधारण अस्पताल में भर्ती कराया। अन्वी ने कहा, तुम्हारी यादें आंशिक रूप से मिटा दी गई ताकि तुम एक साधारण इंसान की तरह जी सको, लेकिन तुम्हारी शक्ति, उसने धीरे से कहा, वह नहीं मिटाई जा सकती थी। आरव ने खुद को कुर्सी पर गिरा लिया। तो फिर मैं हंटर कैसे बना? क्योंकि तुम मॉन्स्टर्स से दूर नहीं रह सकते थे, अन्वी ने कहा। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उन्हें खींचती और उन्हें मारने की क्षमता भी, इसलिए तुम्हारा सिस्टम में अपने आप नाम दर्ज हो गया। लेकिन तुम्हारी असली शक्ति वह अब तक छुपी रही। आरव ने गहरी सांस ली। और तुम कौन हो? अन्वी ने अपने जैकेट की जेब से एक बैज निकाला। उस पर लिखा था जेनेसिस रिकवरी यूनिट। मैं उन लोगों को ढूंढती हूं जो प्रोजेक्ट जेनेसिस से बचे थे, उसने कहा। कुछ को बचाने के लिए, वह बोली, और कुछ को रोकने के लिए। आरव की आंखें फैल गईं। रोकने के लिए? हां, अन्वी ने कहा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। कुछ और भी बचे थे, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं था। कुछ ने अपनी शक्ति को स्वीकार किया, कुछ ने उससे नफरत की, और कुछ, उसकी आवाज ठंडी हो गई, उसे बदले का हथियार बना चुके हैं। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। तो वे अब क्या कर रहे हैं? वे दुनिया को वही दर्द लौटाना चाहते हैं जो उन्हें मिला था, अन्वी ने कहा। और उनमें से उसने रुककर कहा, तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा है, उसका नाम है रुद्र। यह नाम सुनते ही आरव के सिर में तेज दर्द हुआ। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई छाया उसके भीतर हिल गई हो। रुद्र, उसने बुदबुदाया। मैंने ये नाम कहीं सुना है। तुमने सुना नहीं, अन्वी ने कहा। तुमने महसूस किया है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ ही उसी लैब में था। वह तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था। आरव की सांस अटक गई। दोस्त? हाँ, अन्वी ने कहा। तुम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, एक ही समय पर प्रयोग झेलते थे और एक दूसरे को संभालते थे। लेकिन जब लैब तबाह हुई, वह बचा नहीं। वह बचा, अन्वी ने कहा, लेकिन वह टूट गया। तुम बच गए, लेकिन अपनी यादें खो दी। वह बचा, लेकिन अपनी मानवता खो बैठा। आरव की आंखों में डर भर गया। तो वह अब वह इंसान नहीं रहा, अन्वी ने कहा। अब वह खुद को भगवान मानता है और वह दुनिया को सजा देना चाहता है। आरव ने सिर झुका लिया। और तुम मुझसे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम ही उसे रोक सकते हो, अन्वी ने कहा। क्योंकि तुम्हारी शक्ति उससे अलग है, और क्योंकि वह तुम्हें मारना नहीं चाहता। आरव ने चौंक कर पूछा, तो फिर? वह तुम्हें अपने साथ लाना चाहता है, अन्वी ने कहा। क्योंकि वह अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की सांसें भारी हो गई। और अगर मैंने मना कर दिया तो वह तुम्हें तोड़ेगा, अन्वी ने कहा। शरीर से नहीं, मन से। क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी इंसानियत है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता हूं। तुम अब सामान्य नहीं रह सकते, अन्वी ने कहा। दुनिया ने तुम्हें देख लिया है, सरकारें तुम्हें ढूंढ रही हैं, संगठन तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, और रुद्र तुम्हें बदलना चाहता है। आरव ने धीरे से पूछा, तो मेरे पास क्या रास्ता है? अन्वी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सच को स्वीकार करने का, अपनी शक्ति को नहीं, अपने अतीत को। क्योंकि जब तक तुम उससे भागते रहोगे, वह तुम्हें पीछा करता रहेगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो तुम खुद को नहीं खोओगे, अन्वी ने कहा। तुम खुद को पाओगे। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। बाहर हवा तेज हो गई थी। टूटी खिड़की से चांदनी कमरे में फैल रही थी। आरव ने गहरी सांस। मुझे उससे मिलना है, उसने कहा। अन्वी ने चौंक कर पूछा, किससे? रुद्र से, आरव ने कहा। अगर वह मेरा दोस्त था तो मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, और अगर वह मेरा दुश्मन बन चुका, उसकी आवाज भारी हो गई, तो मैं उसे उसी रास्ते से वापस लाना चाहता हूं जिस रास्ते से वह भटका है। अन्वी ने धीरे से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, उसने चेतावनी दी। मुझे आसान रास्ते की तलाश नहीं है, आरव ने कहा। मुझे सही रास्ते की तलाश है। अन्वी ने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे आरव की तरफ बढ़ाया। यह तुम्हें जेनेसिस नेटवर्क तक पहुंच देगा, उसने कहा। वहां वे सारे रिकॉर्ड हैं जो तुम्हारी यादों से मिटा दिए गए थे। लेकिन सावधान रहना, उसने कहा। कुछ यादें वापस आकर इंसान को तोड़ देती हैं। आरव ने डिवाइस को अपने हाथ में लिया। वह ठंडा था, लेकिन उसके भीतर अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। मैं तैयार हूं, उसने कहा। अन्वी ने सिर हिलाया। तैयार होना और तैयार समझना दोनों में फर्क होता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर अचानक बिजली चमकी। खिड़की से तेज रोशनी कमरे में फैल गई। आरव ने बाहर देखा। आसमान में दूर कहीं काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। कुछ आने वाला है, उसने कहा। अन्वी ने भी बाहर देखा। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा।
और इस बार वह मॉन्स्टर नहीं होगा। आरव ने मुट्ठी भींच ली। इस बार दुश्मन इंसान होगा। अनवी ने उसकी तरफ देखा, और इस बार दुश्मन तुम्हें जानता होगा। आरव की आंखों में एक नई चमक उभरी। डर नहीं, दुख नहीं, बल्कि स्वीकार। तो चलो, उसने कहा, अब भागना नहीं है। अनवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब लड़ना है, लेकिन खुद को बचाने के लिए। बाहर हवा और तेज हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दी, और उसी गड़गड़ाहट के साथ आरव की असली यात्रा शुरू हो चुकी। रात की खामोशी टूटी। आसमान में बिजली चमकी और दूर कहीं जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ठंडी हवा टूटी हुई खिड़की से कमरे में घुस रही थी, लेकिन आरव को ठंड नहीं लग रही थी। उसके अंदर जो उथल पुथल चल रही थी, उसके सामने यह मौसम कुछ भी नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी में वह छोटा सा डिवाइस कसकर पकड़ रखा था जो अनवी ने उसे दिया था। वही डिवाइस जिसमें उसके अतीत की सच्चाई छुपी थी, वही सच्चाई जिससे वह सालों से अनजाने में भागता रहा था। अनवी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। अगर तुमने इसे ऑन किया, उसने कहा, तो कुछ यादें वापस आएंगी, और कुछ शायद तुम्हें तोड़ दें। आरव ने बिना झिझक कहा, तो टूट ही सही, अब और भागना नहीं है। उसने डिवाइस का बटन दबाया। डिवाइस से नीली रोशनी निकली और कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आरव की आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगी, अधूरी, टूटी फूटी, लेकिन असली। एक सफेद गलियारा, कांच की दीवारें, सफेद कोट पहने लोग और बच्चों की धीमी सिसकियां। आरव का सिर दर्द से फटने लगा। वह कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांस तेज हो गई। अनवी उसके पास आकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे सांस लो, उसने कहा। उन्हें आने दो। तस्वीरें साफ होने लगी। एक कमरा जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। कांच के पीछे कुछ लोग खड़े थे, और बीच में वह और रुद्र। 2 बच्चे, सफेद कपड़ों में, हाथों में सुइयों के निशान, आंखों में डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण। रुद्र। आरव के होंठ कांपे। उसने पहली बार अपने दोस्त का चेहरा साफ देखा। गहरी आंखें, चेहरे पर चोटों के निशान, लेकिन आंखों में आग जैसी चमक। डरो मत, रुद्र की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जब ये सब खत्म होगा, हम यहां से निकल जाएंगे। कैसे? छोटे आरव ने पूछा। किसी तरह, रुद्र ने कहा, क्योंकि हम साथ हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। हम दोस्त थे, उसने धीमी आवाज में कहा। अनवी ने सिर हिलाया। बहुत करीबी दोस्त। तस्वीरें फिर बदली। एक तेज अलार्म, लोगों की चीख, कांच टूटने की आवाज, आग की लपटें। आरव ने खुद को उस अराजकता के बीच देखा। उसकी शक्ति पहली बार पूरी तरह बाहर आ रही थी। हवा कांप रही थी, दीवारें फट रही थीं, लोग गिर रहे थे, और उसी आग के बीच उसने रुद्र को देखा। रुद्र उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। आरव, वह चिल्लाया, रुको, खुद को मत खो। लेकिन आरव ने उसे सुना नहीं, या शायद सुन ही नहीं पाया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, फिर अंधेरा। आरव की आंखें खुली। वह हाँफ रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उसे छोड़ दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे वहां छोड़ दिया। अनवी ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुम उस वक्त खुद को भी नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन वह, आरव ने कहा, वह अकेला रह गया। हाँ, अनवी ने कहा, और वही अकेलापन उसे बदल गया। आरव ने अपनी आंखें पोंछी। वह अब कहां है? अनवी ने गहरी सांस ली। अगर मेरी जानकारी सही है, तो वह अब ब्लैक डोमेन नाम के क्षेत्र में है। वह क्या है? आरव ने पूछा। एक ऐसा इलाका, अनवी ने कहा, जहां गेट खुलने से पहले ही पूरी जगह ऊर्जा से विकृत हो चुकी है। वहां इंसान नहीं रहते, वहां कानून नहीं चलते, वहां सिर्फ एक ही नियम है, ताकत। आरव ने बिना हिचक कहा, तो हमें वहीं जाना होगा। हमें? अनवी ने पूछा। हाँ, आरव ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अब किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। अनवी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। लेकिन तभी कमरे में अचानक कुछ अजीब हुआ। हवा भारी हो गई, लाइटें झपकने लगीं, डिवाइस की स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक उठी। अनवी, आरव ने कहा, यह क्या है? अनवी ने डिवाइस को देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वे हमें ढूंढ चुके हैं। कौन? आरव ने पूछा। हंटर एसोसिएशन की ब्लैक यूनिट, अनवी ने कहा, और शायद उससे भी ऊपर। मतलब सरकार? आरव ने पूछा। सरकार से भी ऊपर, अनवी ने कहा। वे लोग जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तभी बाहर सायरन की आवाज आने लगी। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट हवा में गूंजने लगी। वे यहां आ रहे हैं, अनवी ने कहा, और वे बातचीत के लिए नहीं आए हैं। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इमारत के चारों तरफ काली वर्दी में लोग फैल रहे थे। वे मुझे पकड़ना चाहते हैं, आरव ने कहा। नहीं, अनवी ने कहा, वे तुम्हें बांधना चाहते हैं। क्या फर्क है? आरव ने पूछा। बहुत बड़ा, अनवी ने कहा। पकड़ा गया इंसान भाग सकता है, बांधा गया इंसान नहीं। आरव की मुट्ठी कस गई। मैं किसी का हथियार नहीं बनूंगा। तुम्हें लड़ना होगा, अनवी ने कहा, लेकिन बिना खुद को खोए। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा टूट गया। काले कपड़ों में हथियारबंद लोग कमरे में घुस आए। आरव वर्मा! एक सख्त आवाज गूंजी। तुम हमारे साथ चलोगे? आरव आगे बढ़ा। अगर मैं मना कर दूं तो हमें आदेश है।
उस आदमी ने कहा, तुम्हें जबरदस्ती ले जाने का। आरव ने एक कदम और आगे बढ़ाया, और अगर मैंने विरोध किया तो हमें आदेश है। वह बोला, तुम्हें निष्क्रिय करने का। अन्वी ने धीरे से कहा, आरव याद रखो, नियंत्रण, विस्फोट नहीं। आरव ने गहरी सांस ली, उसने आंखें बंद की और फिर उसने खुद को रोका। कमरे की हवा अचानक स्थिर हो गई। हमलावरों के हथियार उनके हाथों से छूट गए और हवा में लटक गए। वे खुद भी जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गए। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, आरव ने शांत आवाज में कहा, लेकिन मैं किसी का कैदी भी नहीं बनूंगा। हमें छोड़ दो, टीम लीडर ने घबराई आवाज में कहा। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आरव ने कहा, लेकिन आप मुझे जाने देंगे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर आरव ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। वे जल्दी से उठे और पीछे हट गए। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है, टीम लीडर ने चेतावनी दी। मुझे पता है, आरव ने कहा। हमलावर चले गए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अन्वी ने गहरी सांस ली। तुमने अच्छा नियंत्रण रखा, आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। अन्वी ने कहा, रुद्र को ढूंढने से पहले वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो चलो, आरव ने कहा। अभी? अन्वी ने सिर हिलाया। लेकिन पहले तुम्हें एक जगह ले जाना होगा। कहां? आरव ने पूछा। जेनेसिस सेफ जोन, अन्वी ने कहा। वहां वे लोग हैं जो तुम्हारी तरह हैं, कुछ बचे हुए और कुछ टूटे हुए और कुछ। वह रुककर बोली, जो अभी भी इंसान है। आरव ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर वे टूटे हुए हैं तो शायद उन्हें भी मेरी जरूरत है। अन्वी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। मुझे पता है, आरव ने कहा। मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जहां से मैं भागता रहा हूं। बाहर सायरन की आवाज फिर गूंजने लगी। हमें निकलना होगा, अन्वी ने कहा। उन्होंने पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरी गली में कदम रखा। हवा में बारूद और बारिश की मिली जुली गंध थी। दूर कहीं बिजली चमकी। आरव ने आसमान की तरफ देखा। रुद्र, उसने मन ही मन कहा, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जान लो, मैं आ रहा हूं। और उसी पल कहीं दूर ब्लैक डोमेन के अंधेरे में एक मुस्कान उभरी, एक ठंडी निर्दयी मुस्कान, और एक आवाज गूंजी, आओ दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें टूटे हुए शहर की सड़कों पर गिर रही थीं। गली की पीली लाइटें पानी में प्रतिबिंब बनाकर कांप रही थीं। आरव और अन्वी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कदमों में घबराहट नहीं थी। सिर्फ एक तयशुदा लक्ष्य था, जेनेसिस सेफ जोन। हम कितनी दूर हैं? आरव ने पूछा। ज्यादा नहीं, अन्वी ने कहा, लेकिन आखिरी रास्ता सबसे खतरनाक होता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हर हलचल पर टिक रही थीं। उसकी इंद्रियां पहले से ज्यादा तेज थीं, जैसे कोई अदृश्य चेतावनी सिस्टम हर पल उसे सतर्क रख रहा हो। कुछ ही देर में वे एक पुराने मेट्रो स्टेशन के सामने रुके। स्टेशन बंद था। ऊपर जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं और दीवारों पर चेतावनी के निशान बने थे। डेंजर जोन, नो एंट्री, कंटामिनेटेड एरिया। यहीं से? आरव ने पूछा। हाँ, अन्वी ने कहा। जेनेसिस सेफ जोन जमीन के नीचे है। उन्होंने जंजीर हटाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, हवा बदलने लगी, भारी, ठंडी और कुछ हद तक जीवित। आरव को ऐसा लगा जैसे दीवारें उन्हें देख रही हो। यह जगह, आरव ने कहा, अजीब लग रही है, क्योंकि यह सिर्फ जगह नहीं है। अन्वी ने कहा, यह एक आश्रय है और एक प्रयोगशाला भी। नीचे पहुंचकर वे एक मोटे लोहे के दरवाजे के सामने रुके। अन्वी ने अपनी कलाई से एक छोटा प्रोजेक्टर निकाला और दरवाजे पर रख। एक नीली रोशनी चमकी। स्कैन हुआ। फिर एक भारी आवाज गूंजी, एक्सेस ग्रांटेड। वेलकम बैक डॉक्टर अन्वी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर आरव रुक गया। यह कोई साधारण बंकर नहीं था, यह एक पूरा शहर था, लेकिन जमीन के नीचे। ऊपर चमकती सफेद लाइटें, नीचे साफ फर्श, चारों तरफ लोग, कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, कुछ घायल, कुछ स्वस्थ। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनकी आंखें। हर किसी की आंखों में वही भाव था, डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण। ये सब, आरव ने धीमी आवाज में कहा। जेनेसिस के बच्चे हैं कुछ, अन्वी ने कहा, और कुछ वे हैं जो प्रयोग से बचे नहीं बल्कि टूटे, लेकिन यहां वे सुरक्षित हैं। आरव ने एक बच्चे को देखा, शायद 10 साल का। उसका दाहिना हाथ धातु का था। वह हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में मासूमियत कम और दर्द ज्यादा था। ये लोग, आरव ने कहा, दुनिया से छुपे क्यों हैं? क्योंकि दुनिया उन्हें हथियार समझती है, अन्वी ने कहा, इंसान नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ा। उसके बाल सफेद थे, आंखें तेज थीं और चाल में अनुभव की गंभीरता। अन्वी, उसने कहा, तुम वापस आ गई? डॉ शरण, अन्वी ने कहा, आप कैसे हैं? जिंदा हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यही बहुत है। फिर उसकी नजर आरव पर पड़ी। और ये, उसने कहा, तो यही है वह लड़का? आरव ने चौंक कर पूछा। आप मुझे जानते हैं? हम सब तुम्हें जानते हैं डॉ, शरण ने कहा। तुम प्रोजेक्ट जेनेसिस का सबसे बड़ा रहस्य थे और सबसे बड़ा डर भी। आरव ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे कारण डॉ, शरण ने कहा, पूरे सिस्टम की नींव हिल गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वह रुके।
सिस्टम ने खुद को और क्रूर बना दिया। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे बताइए, उसने कहा। रुद्र कहाँ है? डॉ। शरण का चेहरा गंभीर हो गया। रुद्र, उसने कहा, वह अब वही नहीं है जो तुम जानते थे। मुझे पता है, आरव ने कहा, लेकिन वह अभी भी मेरा दोस्त है। दोस्त? डॉ। शरण ने धीमी आवाज में कहा, वह अब ब्लैक डोमेन का राजा है। आरव की आंखें फैल गई। राजा? उसने दोहराया। हाँ डॉ। शरण ने कहा, वह इलाका जहां कोई नियम नहीं चलता, जहां कोई सरकार नहीं पहुंचती, वहां अब एक ही ताकत है, रुद्र। अन्वी ने आरव की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तो उसे वहां से निकालना और भी जरूरी हो गया है। निकालना? डॉ। शरण ने कहा, या रोकना? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दोनों। डॉ। शरण ने एक लंबी सांस ली। तुम यहां इसलिए नहीं आए हो, उसने कहा, सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढने। तुम यहां आए हो, वह रुके, इस सिस्टम को बदलने। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। डॉ। शरण ने हाथ उठाकर आसपास के लोगों की ओर इशारा किया। ये सब लोग, उसने कहा, तुम्हारी तरह थे या बनने वाले थे, लेकिन उन्हें समय पर बचाया नहीं गया। तुम, उसने आरव की ओर देखा, एकमात्र हो जिसने सिस्टम को तोड़कर खुद को बचाया। अब सवाल यह है, डॉ। शरण ने कहा, क्या तुम दूसरों को भी बचाओगे? आरव ने बिना झिझक कहा, हाँ डॉ। शरण की आंखों में हल्की चमक आई। तो तुम्हें पहले अपनी शक्ति को समझना होगा। मैं समझता हूं, आरव ने कहा। मैं रोक सकता हूं। नहीं डॉ। शरण ने कहा, तुम रोकते नहीं, तुम नियंत्रित करते हो। और नियंत्रण, वह रुके, सीखा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। कैसे? आरव ने पूछा। प्रशिक्षण से, डॉ। शरण ने कहा। और सामना से। तभी पास खड़ी एक लड़की आगे आई। उसके बाल छोटे थे, आंखें तेज थीं और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मैं माया हूं, उसने कहा। मैं भी जेनेसिस की हूं, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। आरव ने उसे देखा। तुम मेरी ट्रेनर हो? नहीं, माया ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारी परीक्षा हूं। आरव ने भौं उठाई। परीक्षा? हाँ, माया ने कहा, क्योंकि सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इंसान बने रह सकते हो। डॉ। शरण ने कहा, तुम्हारा पहला परीक्षण आज ही होगा। आरव ने चारों तरफ देखा। किसके खिलाफ? डॉ। शरण ने कहा, अपने ही जैसे किसी के खिलाफ। उन्होंने एक स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया, लंबा भारी शरीर, आंखों में पागलपन और चारों तरफ काली ऊर्जा लहराती हुई। यह है कर्ण, डॉ। शरण ने कहा। जेनेसिस का एक और प्रयोग, लेकिन वह असफल रहा। वह अब किसी का नहीं सुनता, वह सिर्फ तोड़ता है। आरव ने स्क्रीन को देखा। वह कहाँ है? यहीं, डॉ। शरण ने कहा। सेफ जोन के सबसे गहरे हिस्से में। आरव ने अन्वी की तरफ देखा। क्या यह सही है? उसने पूछा। अन्वी ने कहा, तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी होंगी और अपने दिल की भी। आरव ने सिर हिलाया। तो चलो। वे एक बड़े ट्रेनिंग एरिया में पहुंचे। यह एक विशाल गोलाकार हॉल था। दीवारें मोटे धातु की थीं और फर्श पर अजीब प्रतीक बने थे, वही प्रतीक जो आरव ने अपनी यादों में देखे थे। बीच में एक विशाल पिंजरा था, उसके अंदर कर्ण। वह दीवारों से टकरा रहा था, चिल्ला रहा था और उसके शरीर से काली ऊर्जा लपटों की तरह निकल रही थी। वह दर्द में है, आरव ने कहा। हाँ डॉ। शरण ने कहा। और वही दर्द उसे राक्षस बना रहा है, क्या उसे ठीक नहीं किया जा सकता? आरव ने पूछा। शायद, डॉ। शरण ने कहा, अगर कोई उसके अंदर तक पहुंच सके। और वह कोई? माया ने कहा, तुम हो। पिंजरा धीरे धीरे खुला। कर्ण ने जैसे ही बाहर कदम रखा, जमीन कांप गई। उसने आरव की तरफ देखा। तुम, उसने गहरी आवाज में कहा, तुम वही हो जिसे सिस्टम ने छोड़ दिया और जिसे दुनिया ने कमजोर समझा। आरव ने शांत स्वर में कहा, और तुम वही हो जिसे सिस्टम ने तोड़ दिया। कर्ण ने जोर से हंसना शुरू किया। तोड़ दिया? उसने कहा। नहीं, उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। कर्ण ने अपना हाथ उठाया और हवा में काली ऊर्जा की लहर दौड़ गई। माया और अन्वी पीछे हट गई। याद रखो, माया ने चिल्लाकर कहा, नियंत्रण। कर्ण ने हमला किया। उसकी गति तेज थी, ताकत भयानक थी। आरव पीछे हटा, फिर साइड में कूदा। दीवार टूट गई, धातु पिघल गई, हवा चीख उठी। आरव ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया, जैसे कोई विशाल समुद्र उसकी नसों में बह रहा हो, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, आरव ने कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। कर्ण हंसा। मुझे बचाना? उसने कहा। तुम्हें लगता है मैं बचना चाहता हूं? मैं सिर्फ नष्ट करना चाहता हूं। उसने जमीन पर हाथ मारा। पूरी जमीन कांप उठी। आरव उछलकर हवा में गया। उसने हवा में संतुलन बनाया और फिर उसने पहली बार अपनी शक्ति को रोककर इस्तेमाल किया। उसने कर्ण के चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र बनाया, न तो पूरी तरह बंद, न ही पूरी तरह खुला। एक ऐसा क्षेत्र जहां ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन अंदर भी नहीं फैल सकती थी। कर्ण ने जोर से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सीमित नहीं कर रहा, आरव ने कहा। मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ, और मैं कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। कर्ण की आंखों में कुछ बदलने लगा। अकेला? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, आरव ने कहा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, जैसे मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन फर्क यह है, आरव ने कहा, मैं वापस आया हूं। कर्ण की सांस धीमी होने लगी, काली ऊर्जा कम होने लगी। मैं थक गया हूं, उसने कहा। लड़ते लड़ते
आरव ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को ढीला किया। तो अब मत लड़ो, उसने कहा, अब आराम करो। कर्ण घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माया और अन्वी आगे आई। तुमने उसे शांत कर दिया, माया ने कहा। नहीं, आरव ने कहा, मैंने उसे सुना। डॉ शरण की आंखों में गहरी चमक थी। तुम, उसने कहा, वही हो जो सिस्टम नहीं समझ सका। ताकत से भी ज्यादा खतरनाक क्या होता है? नियंत्रण। और उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या होता है? करुणा। आरव ने सिर झुकाया। तो क्या मैं पास हुआ? उसने माया से पूछा। माया मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा, तुमने परीक्षा ही बदल दी। डॉ शरण ने कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें ब्लैक डोमेन जाना होगा, रुद्र से सामना करना होगा और उस सच का सामना करना होगा, वह रुके जिसे तुम अभी तक नहीं जानते। आरव ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा। अन्वी ने कहा, तैयारी तब पूरी होगी जब तुम समझ जाओगे। रुद्र तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। आरव ने आसमान की तरफ देखा, हालांकि वहां सिर्फ छत थी। अगर वह खतरा है, उसने कहा, तो मैं उसे रोकूंगा, और अगर वह अभी भी मेरा दोस्त है, वह रुका, तो मैं उसे बचाऊंगा। कहीं दूर ब्लैक डोमेन के अंधेरे में रुद्र खड़ा था। उसके चारों तरफ अजीब जीव घुटनों के बल बैठे थे। वह मुस्कुरा रहा था। आरव, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आखिरकार चल पड़े हो। अब देखना कौन किसे बचाता है। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जेनेसिस सेफ जोन के सबसे गहरे हिस्से में बनी सुरंग के सामने आरव खड़ा था। सामने एक विशाल धातु का दरवाजा था, जिस पर चेतावनी के निशान चमक रहे थे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बियॉन्ड दिस पॉइंट, सर्वाइवल नॉट गारंटी। आरव ने उन शब्दों को पढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। उसके पीछे अन्वी, माया और डॉ शरण खड़ी। इस दरवाजे के बाद डॉ शरण ने कहा, कोई नियम काम नहीं करता, ना सरकार के, ना सिस्टम के, ना हमारी सुरक्षा के। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज काम करती है। माया ने कहा, तुम, आरव ने धीरे से कहा, और मेरा नियंत्रण। अन्वी ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हारा दिल? आरव ने सिर हिलाया। अगर रुद्र वहां है, उसने कहा, तो मैं वहां जाऊंगा। डॉ शरण ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। ये तुम्हारा ट्रैकर है, उन्होंने कहा, लेकिन ब्लैक डोमेन में इसकी रेंज बहुत सीमित होगी। अगर तुम बहुत गहरे चले गए, उन्होंने चेतावनी दी, तो हम तुम्हें खो सकते हैं। आरव ने टैबलेट लिया। अगर मैं बहुत गहरे चला गया, उसने कहा, तो शायद मैं वही ढूंढूंगा जो खो चुका है। डॉ शरण कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। आरव ने चौंक कर देखा। मतलब? माया तुम्हारे साथ जाएगी? डॉ शरण ने कहा। माया ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम अभी भी इंसान हो, और तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, उसने कहा, जो तुम्हें रोके अगर तुम बहुत आगे बढ़ जाओ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। और तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, उसने कहा, जो तुम्हें सुरक्षित रखे। माया हल्की मुस्कुराई। हम दोनों एक दूसरे के लिए यही होंगे। अन्वी ने गहरी सांस ली। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। अगर तुम लौटे तो मैं यहीं मिलूंगी, और अगर हम ना लौटे? माया ने पूछा। अन्वी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में जवाब साफ था। डॉ शरण ने दरवाजे को खोलने का संकेत दिया। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था, और उस अंधेरे के भीतर कुछ जीवित था, जैसे हवा खुद सांस ले रही हो। यह सिर्फ जगह नहीं है, डॉ शरण ने कहा। यह एक विकृत क्षेत्र है। यह उन सभी गेट्स का परिणाम है जो समय से पहले खुले, माया ने कहा, और उन प्रयोगों का भी जो असफल रहे। आरव ने पहला कदम अंदर रखा। जैसे ही उसने सीमा पार की, उसकी नसों में एक झटका सा महसूस हुआ। हवा भारी हो गई। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्या तुमने सुना? माया ने पूछा। हाँ, आरव ने कहा, लेकिन मैं नहीं सुन रहा। मत सुनो, माया ने कहा। यह जगह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। वे आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे अंधेरे में आकृतियां उभरने लगी। टूटी हुई इमारतें, पिघली हुई सड़कें, आधे खुले हुए गेट्स, और हर जगह छायाएं। कुछ चल रही थी, कुछ रेंग रही थी, कुछ बस देख रही थी। ये सब, माया ने कहा, पहले इंसान थे। आरव का दिल भारी हो गया। और अब? उसने पूछा। अब ये सिर्फ जीव है, माया ने कहा, या शायद सजा। अचानक जमीन हिलने लगी। दूर कहीं से भारी कदमों की आवाज आने लगी। हम अकेले नहीं हैं, माया ने कहा। आरव ने चारों तरफ देखा। अंधेरे से 3 विशाल आकृतियां निकली। उनके शरीर विकृत थे, हाथ बहुत लंबे, चेहरे पहचान से परे, आंखें लाल। डोमेन बीस्ट्स, माया ने कहा। ब्लैक डोमेन के रक्षक। रक्षक? आरव ने पूछा। हाँ, माया ने कहा। यह जगह खुद को बचाती है। एक प्राणी ने दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हवा कांप उठी। आरव ने आगे कदम बढ़ाया। मैं लड़ना नहीं चाहता, उसने कहा, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। पहला प्राणी झपट्टा। माया पीछे हटी और अपनी ऊर्जा ब्लेड निकाली। ध्यान रखना, उसने चिल्लाकर कहा। आरव ने अपनी शक्ति को महसूस किया, वही अनंत शक्ति, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं छोड़ा। उसने हवा को अपने चारों तरफ मोड़ दिया। प्राणी की टक्कर एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई। वह पीछे गिरा। दूसरा प्राणी ऊपर से कूदा। माया ने अपनी ब्लेड घुमाई। एक तेज नीली लहर निकली। प्राणी का हाथ कट गया, लेकिन वह रुका नहीं। तीसरा प्राणी पीछे से हमला करने वाला था।
आरव ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने बस हाथ उठाया और समय जैसे रुक गया। प्राणी हवा में ही ठहर गया। माया ने देखा और चौंक गई। तुम समय को रोक रहे हो? नहीं, आरव ने कहा, मैं गति को रोक रहा हूं। उसने अपनी उंगलियां बंद की। प्राणी जमीन पर गिर पड़ा। पहला और दूसरा प्राणी फिर से उठ खड़े हुए। ये खत्म नहीं होंगे, माया ने कहा। मुझे पता है, आरव ने कहा, इसीलिए मैं उन्हें खत्म नहीं करूंगा। उसने अपनी शक्ति को चारों तरफ फैलाया, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए। हवा का दबाव बदला, जमीन की ऊर्जा बदली। तीनों प्राणी अचानक रुक गए। उनकी आंखों की लाल चमक धीमी होने लगी। वे कांपने लगे। फिर वे पीछे हट गए, अंधेरे में वापस चले गए। माया ने गहरी सांस ली। तुमने उन्हें भगा दिया? उसने कहा। नहीं, आरव ने कहा, मैंने उन्हें बताया कि मैं यहां लड़ने नहीं आया। यह जगह भी जीवित है, माया ने कहा, और यह तुम्हें महसूस कर रही है। आरव ने चारों तरफ देखा। तो शायद यह मुझे पहचान रही है, उसने कहा। वे आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे गहराई में गए, वातावरण बदलता गया। हवा और भारी हो गई, आवाजें और तेज हो गई। कुछ फुसफुसाहटें साफ शब्दों में बदलने लगी। वापस जाओ, तुम यहां नहीं हो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। माया ने अपने कान ढक ली। ये आवाजें मेरे सिर में घुस रही हैं, उसने कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझसे जुड़े रहो, उसने कहा, मेरे करीब रहो। माया ने उसकी बांह पकड़ ली। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अचानक उनके सामने जमीन खुल गई। एक विशाल खाई। नीचे अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह नक्शे में नहीं था, माया ने कहा। ब्लैक डोमेन में कुछ भी नक्शे में नहीं होता। आरव ने कहा। हम कैसे पार करेंगे? माया ने पूछा। आरव ने खाई को देखा। चलकर, उसने कहा। क्या? माया ने चौंक कर पूछा। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में एक हल्की चमक उभरी। एक अदृश्य पुल बनने लगा। धीरे धीरे वह पुल ठोस होता गया। तुम, माया ने कहा, हवा को ठोस बना रहे हो? नहीं, आरव ने कहा, मैं संभावना को वास्तविक बना रहा हूं। माया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं। वे पुल पर चलने लगे। नीचे अंधेरा था, ऊपर धुंध थी, बीच में सिर्फ उनका विश्वास। पुल के बीच में पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। अंधेरे से हाथ निकलकर पुल की तरफ बढ़ने लगे। माया घबरा गई। आरव, उसने कहा। मैं संभाल लूंगा, आरव ने कहा। उसने अपनी शक्ति को फैलाया। हाथ रुक गए, वे पीछे हट गए। पुल पार करते ही वह अदृश्य पुल गायब हो गया। माया ने पीछे देखा। अगर हम देर करते तो हम गिर जाते, आरव ने कहा। लेकिन हम नहीं गिरे। वे आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे उन्हें एक विशाल संरचना दिखाई दी। एक टूटा हुआ टॉवर, उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। वह, माया ने कहा, ब्लैक डोमेन का केंद्र हो सकता है। आरव ने उसे देखा। और शायद रुद्र वहीं है। जैसे ही उन्होंने टॉवर के पास कदम रखा, हवा बदल गई। ठंड अचानक बढ़ गई। आवाजें अचानक शांत हो गई। एक अजीब शांति छा गई। यह शांति सही नहीं है, माया ने कहा। यह तूफान से पहले की शांति है, आरव ने कहा। तभी टॉवर के अंदर से कदमों की आवाज आई। धीरे, भारी, निश्चित। एक आकृति बाहर आई। लंबा कद, काला कोट, आंखों में ठंडी चमक। तुम आ गए, उस आदमी ने कहा। माया ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जगह का प्रहरी हूं। और यह जगह, उसने कहा, मेरे राजा की है। आरव ने आगे कदम बढ़ाया। तुम्हारा राजा कौन है? उसने पूछा, जबकि उसे पहले से पता था। आदमी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रुद्र। आरव की सांस थम गई। वह यहां है, उसने कहा। हाँ, आदमी ने कहा, और वह तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक। क्यों? माया ने पूछा। क्योंकि, आदमी ने कहा, वह तुम्हें अपना भविष्य मानता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। और तुम उसका क्या हो? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं उसका पहला शिष्य हूं। मेरा नाम अर्जुन, और मैं तुम्हें उसके पास ले जाने वाला हूं। आरव ने एक पल सोचा, फिर कहा, तो चलो। अर्जुन ने भौं उठाई। तुम डरे नहीं? मैं डरा हूं, आरव ने कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अच्छा, उसने कहा, तब तो यह यात्रा और भी दिलचस्प होगी। वे टॉवर के अंदर जाने लगे। अंदर अंधेरा था। सीढ़ियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। माया ने धीरे से कहा, आरव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं, आरव ने कहा, लेकिन हम सही जगह पर हैं। वे ऊपर पहुंचते गए। हर मंजिल पर हवा बदलती गई। हर मंजिल पर अंधेरा गहरा होता गया। अंततः वे सबसे ऊपर पहुंचे। एक विशाल हॉल, बीच में एक ऊंचा मंच, और मंच पर एक सिंहासन। उस पर बैठा था रुद्र। उसका चेहरा पहले जैसा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। उनमें न गर्मी थी न दोस्ती, बस ठंडी शांति और गहरा अंधेरा। आरव, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें शक्ति थी। तुम आखिरकार आ ही गए। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने कहा। घर वापस ले जाने? रुद्र मुस्कुराया। घर? उसने कहा, यह मेरा घर है। माया ने धीरे से कहा, वह बदल चुका है। हाँ, रुद्र ने कहा, मैं बदल चुका हूं, लेकिन यह बदलाव मेरी पसंद था। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, यह तुम्हारा दर्द था। रुद्र की मुस्कान हल्की फीकी पड़ी। दर्द? उसने कहा।
तुम्हें पता है दर्द क्या होता है? तुम्हें पता है अकेलापन क्या होता है? तुम्हें पता है जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाती है तो कैसा लगता है? आरव ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी वही झेला है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, और मैंने जीत ली। यह जगह, उसने कहा, मुझे नहीं तोड़ पाई, मैंने इसे तोड़ दिया, अब यह मेरी है। आरव ने कहा, यह जगह तुम्हें नहीं बचाएगी, और मैं तुम्हें नष्ट करने नहीं आया, मैं तुम्हें वापस लाने आया हूं। रुद्र ने उसकी तरफ देखा, और अगर मैं वापस नहीं जाना चाहता? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें रोकूंगा। रुद्र की आंखों में चमक आई। अच्छा, उसने कहा, तो आखिरकार हम आमने सामने होंगे। माया ने आरव की तरफ देखा। तैयार हो? उसने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। रुद्र खड़ा हुआ, सिंहासन पीछे हट गया, पूरा हॉल कांप उठा। तो आओ, रुद्र ने कहा, देखते हैं कौन किसे बचाता है। ब्लैक डोमेन का हॉल भारी अंधेरे में डूबा हुआ था। हर दीवार, हर कना, हर धूल का कण जैसे ऊर्जा से बिजली ले रहा हो। सिंहासन पर बैठे रुद्र की आंखों में ठंडी चमक, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब शांति फैली हुई थी। वह शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं। अकेले कदम बढ़ाते हुए उसने महसूस किया कि उसकी हर नस में जो शक्ति बह रही थी, वह अब उसकी इंद्रियों से भी ऊपर थी। माया उसके कंधे से लगी रही। आरव, याद रखो, नियंत्रण, उसने धीमी आवाज में कहा। अवश्य ही, केवल नियंत्रण, केवल करुणा। आरव ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और फिर धीरे धीरे उन्हें खोला। रुद्र उठ खड़ा हुआ। तुम सच में आ गए, उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा। लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरी ताकत को समझने की हिम्मत है? उसने दोनों हाथ फैलाए। चारों ओर हवा घूम गई, दीवारें कांपने लगी, हवा में काली लपटें उभर आई। आरव ने कदम बढ़ाया। मैं तुम्हारी ताकत को नहीं समझने आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि इंसानियत भी तुम्हारा हिस्सा है। रुद्र की आंखों में ठंडी चमक और तेज हो गई। इंसानियत, उसने कहा, तुम अभी भी यह नहीं समझते कि इस दुनिया में इंसानियत का कोई महत्व नहीं है? यहाँ केवल ताकत और सत्ता काम करती है, और मैं यहाँ सबका मालिक हूँ। आरव ने अपनी उंगलियां बंद की। हवा अचानक स्थिर हो गई, तीनों ओर की काली ऊर्जा झड़ गई, और अंधेरे में एक खालीपन सा छा गया। ताकत का असली अर्थ सिर्फ नियंत्रण नहीं, रुद्र, उसने कहा, बल्कि यह है कि तुम अपने डर और गुस्से से कैसे ऊपर उठते हो। रुद्र मुस्कुराया। तुम मुझे बचाने आए हो? उसने पूछा। तुमने यह तय किया है कि मैं अभी भी इंसान हूं? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बदलने आया। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि वह बच्चा जो तुम थे, वह अब भी तुम्हारे भीतर है। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। और अगर वह बच्चा नहीं चाहता कि बाहर निकले? उसने आवाज तेज की। अगर मैं इस अंधेरे को अपनाना चाहता हूं, आरव ने अपनी शक्ति को महसूस किया, तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, ताकत से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से। हवा के झोंके के साथ रुद्र ने हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव को पल भर के लिए पीछे हटना पड़ा। माया ने अपनी ब्लेड निकाली। नीली ऊर्जा की लहर फैल गई, लेकिन आरव ने हाथ उठाया। नहीं, उसने कहा, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उसे रोकूंगा और समझूंगा। रुद्र की ऊर्जा और तेज हो गई। हवा घूमने लगी, दीवारों की चमक तेज हो गई, लेकिन आरव का दिमाग शांत था। उसने अपने चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र बना दिया। इस क्षेत्र में रुद्र की लहरती ऊर्जा रुक गई, फैल नहीं पाई। रुद्र ने दहाड़ मारी। तुम यह कैसे कर रहे हो? आरव ने धीरे धीरे कहा। मैं तुम्हें सीमित नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि तुम्हारे अंदर क्या है, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रुद्र की आंखों में पहली बार वह हल्की अनिश्चितता झलकने लगी। अकेला, उसने धीरे कहा। मुझे अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन तुम। आरव ने कदम बढ़ाया। मैं यहां हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब हम दोनों का सामना करना होगा। ताकत और इंसानियत, अंधकार और दोस्ती, और उस सच से जो हमने अब तक नजरअंदाज किया। रुद्र का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नरम हुई। और अगर मैं लड़ना नहीं चाहता? उसने पूछा। अगर मैं यह दुनिया स्वीकार नहीं करता? आरव ने उसे देखकर कहा, तब मैं तुम्हें समझूंगा, और फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा। हॉल में अचानक हवा स्थिर हो गई, काली ऊर्जा धीमी पड़ गई। रुद्र पीछे हटकर खड़ा हुआ। आरव ने चारों ओर देखा। माया ने धीरे से कहा, तुमने उसे पहला बार सुना, उसे पहला बार समझा। यह वह ताकत है जो तुम हमेशा भूलते थे। रुद्र ने धीरे धीरे सिर झुकाया। तुम सही कह रहे हो आरव, मैंने अपने भीतर के बच्चे को भूल दिया था, और अब मैं देख रहा हूं, तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं कौन हूं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। ब्लैक डोमेन ने मुझे बदल दिया है, और मैं अब वही नहीं जो मैं था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी हम शुरुआत कर सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं। साथ में रुद्र ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों की आंखें मिली, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन चेतावनी, यह रास्ता आसान नहीं होगा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आरव ने सिर हिलाया।
और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती, हमारी समझ और हमारी मानवता की परीक्षा है। माया ने उनका दृश्य देखा और धीरे से कहा, तो यह वह मोड़ है जहां सब कुछ बदलने वाला है। ताकत, अंधकार और इंसानियत, सब की असली परीक्षा अब शुरू होती है। हवा में बिजली चमक, दीवारों की काली ऊर्जा झिलमिला उठी। ब्लैक डोमेन की दहलीज पर खड़ा यह तीनों, आरव, माया और रुद्र, आगे बढ़ने के लिए तैयार था। और इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। ब्लैक डोमेन का तूफान। ब्लैक डोमेन का हॉल अब शांत नहीं रहा। आरव, माया और रुद्र तीनों खड़े, लेकिन हवा में बिजली की तरह उबलती ऊर्जा हर दिशा में फैल रही। दीवारों से निकलती काली रोशनी टॉवर के भीतर फैल रही थी और हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। रुद्र, यह जगह तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी खतरा है, उसने कहा। हम हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, लेकिन अब कोई पीछे नहीं हटेगा। रुद्र ने हल्का मुस्कान भरा साया बनाया। तुम अभी भी वही हो जो मैं जानता था, उसने कहा, लेकिन यह जगह मुझे बदल चुकी है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ब्लैक डोमेन की ताकत क्या होती है। रुद्र ने अपने हाथ उठाए। काली ऊर्जा उनके चारों ओर लपटों की तरह फैल गई। हवा में हल्की चीखें गूंजने लगी, दीवारों की धातु जैसे पिघल रही हो। माया ने तुरंत अपनी ब्लेड निकाली। नीली ऊर्जा की तेज लहर काली लपटों को रोकने के लिए फैल गई। आरव ने कहा, रुद्र, मैं तुम्हें रोकने आया हूं, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें वापस लाऊंगा। रुद्र ने झटका देकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम वह नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूं। मैं अब अपने नियमों से चलता हूं और यहां मैं ही नियम हूं। आरव ने अपनी शक्ति महसूस की। हवा, धातु और ऊर्जा सभी उसके चारों ओर रुक गई। उसने धीरे धीरे कहा, ताकत से ज्यादा खतरनाक क्या होता है? नियंत्रण। और उससे भी ज्यादा खतरनाक करुणा। रुद्र की आंखों में हल्की अनिश्चितता दिखी। करुणा? उसने धीमी आवाज में कहा। तुम अभी भी इसे समझते हो? हाँ, आरव ने कहा। और यही वह चीज है जो तुम्हें बचा सकती है। यह तुम्हें पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रुद्र ने अचानक हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पूरा हॉल कांप उठा। दीवारें टूट गईं, काली लपटें हवा में फैल गईं। माया ने अपनी ब्लेड घुमाई। नीली ऊर्जा की तेज लहर फैल गई, लेकिन आरव ने हाथ उठाया। नहीं, उसने कहा, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम समझने आए हैं, हम बचाने आए हैं। रुद्र ने अपनी ऊर्जा तेज की। हवा के झोंके ने आरव को पीछे धकेल दिया, लेकिन आरव ने तुरंत संतुलन बनाया। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। उसे लगा जैसे पूरा ब्लैक डोमेन उसकी इंद्रियों में समा गया हो। हर धड़कन, हर सांस, हर हलचल, वह सब उसे संकेत दे रही थी। आरव ने महसूस किया कि रुद्र अब अंदर से टूट रहा है। अंधकार और अकेलापन उसे भीतर से खा रहे थे, लेकिन आरव ने अपनी शक्ति बाहर नहीं छोड़ी। उसने उसे समझा, उसने उसे महसूस किया, और यही ताकत रुद्र को पहली बार डगमगाने पर मजबूर कर रही थी। रुद्र ने पीछे हटकर कहा, तुम सच में मेरे दर्द को समझ सकते हो? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब भी तुम्हारे भीतर वही बच्चा है जो तुम्हें बचाएगा। माया ने देखा और धीमी आवाज में कहा, आरव, अब वह पहला कदम उठा रहा है। देखो, वह लड़ाई नहीं छोड़ रहा, वह सिर्फ नियंत्रण में आ रहा है। रुद्र की ऊर्जा धीमी पड़ने लगी। काली लपटें हवा में झिलमिला उठी। हवा स्थिर हो गई। हॉल में अचानक एक अजीब शांति छा गई। आरव ने एक कदम बढ़ाया। रुद्र, अब तुम चुन सकते हो, अंधकार को अपनाना या फिर वापस आना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों एक साथ इस जगह को बदल सकते हैं। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं थक चुका हूं और शायद मैं सच में तुम्हें सुन सकता हूं। आरव ने हाथ बढ़ाया। आओ, हम इसे बदल सकते हैं, हम इसे खत्म कर सकते हैं, अंधकार को खत्म करके। माया ने मुस्कुराया, और इस बार हम सभी के लिए शुरुआत होगी। रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक, लेकिन चेतावनी, यह सिर्फ शुरुआत है। ब्लैक डोमेन की असली परीक्षा अब भी शुरू होती है, और मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। आरव ने गहरी सांस ली। और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम साथ। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती, हमारी समझ और हमारी मानवता की परीक्षा है। हवा में बिजली चमकी। दीवारों की काली ऊर्जा झिलमिला उठी। ब्लैक डोमेन की दहलीज पर खड़ा यह तीनों, आरव, माया और रुद्र, आगे बढ़ने के लिए तैयार था, और इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। ब्लैक डोमेन अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले काली ऊर्जा लपटों की तरह फैल रही थी, अब वहां अजीब सी स्थिरता थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। आरव, माया और रुद्र तीनों उस विशाल हॉल के बीच खड़े थे, लेकिन हवा में अब भी एक अनकहा डर तैर रहा था। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह अभी भी जिंदा है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह अब सिर्फ अंधकार नहीं है, यह किसी की इच्छा से चल रही है। माया ने अपनी ब्लेड कसकर पकड़ी। तुम कहना चाहते हो कि ब्लैक डोमेन किसी व्यक्ति की चेतना से जुड़ा है? रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, और वह व्यक्ति मैं था। माया और आरव दोनों उसकी ओर मुड़े। क्या? माया ने आश्चर्य से कहा, तो क्या यह सब तुम्हारी वजह से हुआ?
रुद्र ने गहरी सांस ली। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन मैंने इसे जन्म दिया और फिर इसने मुझे बदल दिया। आरव ने शांति से कहा, हमें शुरू से बताओ, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? रुद्र कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में पुराने घावों की परछाइयां तैरने लगी। जब मैं पहली बार इस डंजन में आया था, उसने कहना शुरू किया, मैं एक साधारण बी रैंक हंटर था। मेरे पास ना ताकत थी, ना कोई नाम, लेकिन मेरे भीतर एक आग थी, खुद को साबित करने की आग। मैंने सोचा था कि अगर मैं सबसे खतरनाक गेट में जाऊं तो दुनिया मुझे देखेगी, मुझे पहचान मिलेगी, मुझे सम्मान मिलेगा। माया ने हल्के से कहा, और वही गेट यह था? हाँ, रुद्र ने सिर झुकाया। ब्लैक डोमेन, उसने आगे कहा। मैं अकेला अंदर गया था, किसी को नहीं बताया, कोई टीम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। आरव की भौहें तन गई। तुम पागल थे। रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। शायद, या शायद बहुत ज्यादा अकेला। उसकी आवाज भारी हो गई। जैसे ही मैं अंदर आया, इस जगह ने मेरे मन को पढ़ लिया। मेरी इच्छाएं, मेरा डर, मेरी भूख, सब कुछ। इस डोमेन की खासियत यह है कि यह तुम्हारी सबसे गहरी भावना को ऊर्जा में बदल देता है। आरव ने धीरे से कहा, तो तुम्हारी सबसे गहरी भावना खुद को साबित करने की भूख? हाँ, रुद्र ने स्वीकार किया। और यही भूख धीरे धीरे लालच बन गई। लालच शक्ति का, लालच नियंत्रण का। माया ने गंभीर स्वर में कहा, और यही लालच इस जगह को अंधकार में बदल गया। ठीक कहा रुद्र ने। जितना ज्यादा मैं ताकत चाहता गया, उतना ही यह डोमेन गहरा होता गया। मैंने इसे रोशनी में नहीं बदला, नहीं खुद, मैंने इसे अपनी छाया में बदल दिया। हॉल में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। केवल दीवारों से टपकती काली ऊर्जा की धीमी ध्वनि सुनाई देती थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन अब तुम यहां हमारे साथ हो। तुमने खुद को स्वीकार किया है, और यही बदलाव की शुरुआत। रुद्र ने उसकी ओर देखा। क्या सच में इतना आसान होता है? नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन संभव होता है। अचानक जमीन हिलने लगी। हॉल के बीचों बीच एक काली दरार खुलने लगी। हवा में तेज कंपन फैल गया। माया ने तुरंत युद्ध मुद्रा ली। यह क्या है? रुद्र ने कहा, यह डोमेन का कोर है। और अब जब मैंने खुद को स्वीकार किया है, यह पहली बार प्रतिक्रिया दे रहा है। दरार से एक विशाल छाया निकलने लगी। आकार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। एक ऐसा प्राणी जो इंसान और अंधकार का मिश्रण था। उसकी आंखों में लाल चमक और शरीर से काली ऊर्जा की लपटें उठ रही थी। आरव ने कहा, तो यह है ब्लैक डोमेन का असली रक्षक? रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं, यह ब्लैक डोमेन का प्रतिबिंब है, यह मेरी छाया है। माया ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें इससे लड़ना होगा। आरव ने कुछ पल सोचा। नहीं, हमें इसे हराना नहीं, हमें इसे बदलना है। छाया ने गहरी गर्जना की। पूरा हॉल गूंज उठा। दीवारें कांपने लगी। ऊर्जा का दबाव बढ़ गया। रुद्र ने कदम पीछे खींचे। यह आसान नहीं होगा, यह मेरी सबसे गहरी कमजोरियों से बना है। आरव ने उसकी ओर देखा। और यही वजह है कि तुम्हें इससे भागना नहीं चाहिए, तुम्हें इसका सामना करना चाहिए। छाया ने हमला किया। उसकी भुजा हवा में घूमी और काली ऊर्जा की लहर तीनों की ओर बढ़ी। माया ने अपनी ब्लेड से वार किया। नीली रोशनी की तेज लकीर हवा में चमकी, लेकिन वह लहर पूरी तरह नहीं रुकी। आरव ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक अदृश्य शक्ति निकली, जो लहर को बीच में ही रोक गई। यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, आरव ने कहा, यह भावना का खेल है। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर की ऊर्जा को शांत किया, अपने दिल की धड़कन को सुना। रुद्र, उसने कहा, इस छाया से डरने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा हिस्सा है। रुद्र ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन यह मुझे तोड़ना चाहता है। नहीं, आरव ने कहा, यह तुम्हें समझाना चाहता है, लेकिन तुम्हें यह भाषा नहीं आती थी। छाया ने एक और गर्जना की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में क्रोध कम और पीड़ा ज्यादा थी। माया ने चौंक कर कहा, यह रो रहा है? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि यह कभी सुना ही नहीं गया। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम क्या चाहते हो? उसने छाया से पूछा। छाया की आवाज सीधे उसके मन में गूंजी, तुम हूं, और मैं थक गया हूं। रुद्र की आंखों से आंसू निकल आए। मैं भी थक गया हूं, उसने कहा। मैं अब और भागना नहीं चाहता। छाया धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी काली ऊर्जा कम होने लगी। लाल आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। आरव ने कहा, अब इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ। यह तुम्हारा अंधकार नहीं है, यह तुम्हारी पीड़ा है। रुद्र ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली छाया की छाती को छू गई। एक तेज चमक हुई। काली ऊर्जा सफेद रोशनी में बदलने लगी। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। माया ने आंखें ढक ली। यह क्या हो रहा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परिवर्तन है। रोशनी कम हुई। छाया अब वैसी नहीं रही। वह एक शांत, हल्की नीली आभा वाला स्वरूप बन चुकी। रुद्र ने गहरी सांस। मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, आरव ने कहा, क्योंकि तुमने अपने सबसे भारी हिस्से को छोड़ दिया है। लेकिन तभी अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। हॉल की दीवारों पर नई दरारें बनने लगी। हवा में एक और ऊर्जा उभरने लगी, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। माया ने चौकन्ने स्वर में कहा, यह क्या है? यह ऊर्जा पहले से अलग है। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया। यह ब्लैक डोमेन का असली स्वामी है, आरव ने गंभीरता से कहा। तो अब तक हम सिर्फ उसकी छाया से निपट रहे।
रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वह जाग चुका है। हॉल के ऊपर की छत टूटने लगी। एक विशाल आकृति ऊपर से नीचे उतरने लगी। उसका शरीर अंधकार और प्रकाश का मिश्रण था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल शून्य। माया ने डर के बावजूद अपनी ब्लेड उठाई। तो यही वह असली खतरा है। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, और यह सिर्फ ब्लैक डोमेन का खतरा नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है। रुद्र ने कांपती आवाज में कहा, यह वह शक्ति है जो डोमेन्स को जन्म देती। यदि यह मुक्त हुआ तो दुनिया में हर गेट बदल जाएगा। आरव ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक अजीब शांति फैल गई, जैसे समय थम गया हो। तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने कहा। हमें इसे यहीं रोकना होगा। माया ने कहा, लेकिन हम तीनों ही हैं और यह शक्ति असंभव लगती है। आरव ने धीरे से मुस्कुराया। असंभव वही शब्द है जो लोग मेरे लिए हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं। रुद्र ने उसकी ओर देखा। तुम सच में वही हो जिसे सब लोग सबसे कमजोर समझते थे। आरव ने सिर हिलाया। और वही जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई। हॉल में ऊर्जा की टकराहट शुरू हो चुकी थी। अंधकार और प्रकाश आपस में भिड़ रहे थे। हवा में बिजली की गूंज सुनाई दे रही थी। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। यह लड़ाई ताकत की नहीं है, उसने कहा, यह लड़ाई चेतना की है। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित किया, बिना उसे विस्फोटक बनाए, बिना उसे विनाशकारी बनाए। माया और रुद्र ने महसूस किया, हवा का दबाव बदल रहा था, जैसे पूरा ब्लैक डोमेन आरव की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रहा हो। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, वह डोमेन से जुड़ रहा है। माया ने चौंक कर कहा, क्या यह संभव है? रुद्र ने कहा, मेरे अनुभव में नहीं, लेकिन यह आरव है। आरव ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अब साधारण चमक नहीं थी, वहां एक गहरी, शांत लेकिन असीम शक्ति झलक रही थी। मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा, उसने कहा, मैं इसे बदल दूंगा। असली स्वामी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखों में हल्की हलचल दिखी, जैसे वह पहली बार किसी को गंभीरता से ले रहा हो। तुम कौन हो? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, लेकिन वह आवाज हवा से नहीं, सीधे मन से आ रही थी। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूं जो दुनिया को उसकी ही गलतियों से बचाने आया है। स्वामी ने कहा, तुम छोटे हो, कमजोर हो, तुम मुझे नहीं समझ सकते। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कमजोरी वही होती है जो खुद को समझने से इनकार करे। अचानक दोनों के बीच ऊर्जा की टकराहट हुई। पूरा हॉल रोशनी और अंधकार से भर गया। माया और रुद्र पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखें आरव से हट नहीं रही थी। रुद्र ने बुदबुदाते हुए कहा, वह अकेले खड़ा है। माया ने कहा, नहीं, वह अकेला नहीं है। आरव ने अपनी शक्ति को डोमेन की संरचना से जोड़ दिया। हवा, जमीन, दीवारें, सब कुछ उसकी चेतना से जुड़ने लगा। यह जगह अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसने स्वामी से कहा, यह उन सभी की है जो यहां आए, जो यहां गिरे, जो यहां टूटे। स्वामी की ऊर्जा डगमगाने लगी। उसका स्थिर स्वरूप हिलने लगा। तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें बांट रहा हूं ताकि तुम किसी एक की भूख, किसी एक की पीड़ा, किसी एक की लालच पर निर्भर न रहो। माया ने महसूस किया, हवा हल्की हो रही थी, दबाव कम हो रहा था। ब्लैक डोमेन की दीवारें धीरे धीरे अपना रंग बदल रही थी। रुद्र ने आश्चर्य से कहा, वह डोमेन को मुक्त कर रहा है। स्वामी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बिखर गई। उसकी शक्ति कई धाराओं में बंटने लगी। आरव ने अंतिम बार कहा, अब तुम किसी एक की छाया नहीं रहोगे, तुम सभी की चेतना का हिस्सा बनोगे। एक तेज प्रकाश पूरे हॉल में फैल गया। माया और रुद्र ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब रोशनी कम हुई तो ब्लैक डोमेन पहले जैसा नहीं रहा था। काली दीवारें अब हल्के नीले और सफेद रंग में बदल चुकी थी। हवा में शांति, कोई चीख नहीं, कोई दबाव नहीं। रुद्र ने चारों ओर देखकर कहा, यह नया डोमेन है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद यह पहला डोमेन है जो अंधकार से नहीं बल्कि संतुलन से बना है। आरव ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ शुरुआत है। रुद्र ने उसकी ओर देखा। शुरुआत किसकी? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, एक ऐसी दुनिया की जहां डोमेन्स इंसानों को तोड़ेंगे नहीं बल्कि उन्हें समझेंगे। माया ने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, और वे बहुत शक्तिशाली होंगे। रुद्र ने कहा, तो क्या तुम तैयार हो उनसे लड़ने के लिए? आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लड़ने के लिए नहीं, उन्हें बदलने की। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। ब्लैक डोमेन का द्वार अब खुल चुका था और उसके बाहर एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन कहीं दूर हंटर एसोसिएशन के सबसे गहरे स्तर में एक स्क्रीन पर आरव की गतिविधियां दिख रही थी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तो आखिरकार सबसे कमजोर समझा जाने वाला हंटर जाग चुका है। दूसरी आवाज बोली, और यह सिर्फ शुरुआत है। स्क्रीन पर आरव की आंखों का क्लोजअप दिखाई दिया। उन आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक शांत अडिग संकल्प था, और उसी संकल्प के साथ दुनिया एक नए युग में कदम रखने वाली थी।
ब्लैक डोमेन के बाहर निकलते ही आरव, माया और रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी दूसरी दुनिया से कदम रखकर वास्तविकता में प्रवेश किया हो। हवा सामान्य थी, आसमान साफ था, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। वे अब वही लोग नहीं थे जो कुछ घंटे पहले उस गेट में दाखिल हुए थे। आरव ने चारों ओर देखा। यह दुनिया शांत लग रही है, उसने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। माया ने सिर हिलाया। ब्लैक डोमेन जैसा गेट अचानक बदल जाना, हंटर एसोसिएशन इसे हल्के में नहीं लेगी। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, और कुछ लोग इसे खतरा समझेंगे, कुछ लोग इसे अवसर। तीनों ने हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय की ओर रुख किया। शहर के ऊपर उड़ते ड्रोन, सड़कों पर गश्त करते हंटर दस्ते और हर स्क्रीन पर गेट अपडेट्स। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आरव को हर चेहरे के पीछे एक छिपा हुआ डर महसूस हो रहा था। एसोसिएशन की ऊंची इमारत में प्रवेश करते ही उनका सामना सुरक्षा प्रमुख कर्नल विक्रम से हुआ। आरव, विक्रम ने कहा, तुम्हें तुरंत परिषद के सामने पेश होना होगा। माया ने पूछा, किस वजह से? विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ब्लैक डोमेन में जो हुआ उसने पूरी संरचना को हिला दिया है। आरव ने शांत स्वर में कहा, तो चलिए, छुपाने जैसा कुछ नहीं है। वे तीनों विशाल परिषद कक्ष में पहुंचे। कमरा अर्धवृत्ताकार था, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली हंटर और रणनीतिकार बैठे थे। दीवारों पर लगे बड़े स्क्रीन पर ब्लैक डोमेन की फुटेज चल रही थी। आरव का डोमेन से जुड़ना, ऊर्जा का बदलना और अंत में गेट का शांत हो जाना। एक वरिष्ठ सदस्य डायरेक्टर अरोड़ा ने बोलना शुरू किया, आरव, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया? आरव ने शांत स्वर में कहा, मैंने एक डोमेन को संतुलन में लाया। अरोड़ा ने भौहें चढ़ाई। तुमने हंटर प्रणाली के मूल सिद्धांत को चुनौती दी है। डोमेन्स को नष्ट किया जाता है, उन्हें बदला नहीं जाता। आरव ने कहा, शायद यही समस्या है। कमरे में हलचल मच गई। कुछ लोग असहज होकर कुर्सियों पर हिले तो कुछ की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। एक महिला सदस्य प्रोफेसर मीरा ने कहा, आरव, अगर तुम्हारी बात सच है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा हो सकती है। लेकिन तभी एक कठोर आवाज गूंजी, या फिर यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। यह आवाज थी परिषद के सबसे प्रभावशाली सदस्य लॉर्ड करण सिंह की। वह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों से हंटर एसोसिएशन की नीति तय की। करण सिंह ने आगे कहा, तुमने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो हर हंटर को नियम तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या फिर यह उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। करण सिंह ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। तुम अभी बहुत छोटे हो आरव, तुम शक्ति को समझते हो लेकिन सत्ता को नहीं। आरव ने शांत स्वर में कहा, सत्ता वही होती है जो लोगों को सुरक्षित रखे। करण सिंह ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और कभी कभी सुरक्षा के लिए किसी को खतरा बनाना भी जरूरी होता है। माया ने बीच में हस्तक्षेप किया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? करण सिंह ने सीधा कहा, मैं यह कह रहा हूं कि आरव अब सिर्फ एक हंटर नहीं रहा, वह एक अनियंत्रित शक्ति बन चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुद्र ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप उसे खतरा मानते हैं तो आप उस दुनिया को भी खतरा मानते हैं जिसे उसने बचाया। करण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, दुनिया को बचाने का अधिकार केवल परिषद के पास है। आरव ने गहरी सांस ली, तो फिर शायद परिषद को भी बदलने की जरूरत। इस वाक्य ने कमरे की हवा को और भारी बना दिया। डायरेक्टर अरोड़ा ने स्थिति संभालते हुए कहा, अभी हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमें जांच करनी होगी। आरव को निगरानी में रखा जाएगा। करण सिंह ने कहा, निगरानी नहीं, नियंत्रण। माया ने तीखे स्वर में कहा, आप उसे कैद करना चाहते हैं? नहीं, करण सिंह ने कहा, हम उसे सीमित करना चाहते हैं। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप मुझे सीमित नहीं कर सकते। करण सिंह ने आंखों में चुनौती के साथ कहा, हर शक्ति सीमित होती है। आरव ने कहा, लेकिन चेतना नहीं। परिषद कक्ष में कुछ सदस्य असहज हो गए। कुछ ने सिर झुकाया तो कुछ ने आरव की ओर नई नजर से देखा। डायरेक्टर अरोड़ा ने कहा, फिलहाल आरव को विशेष निगरानी इकाई के अधीन रखा जाएगा। वह बिना अनुमति किसी गेट मिशन में भाग नहीं लेगा। माया ने विरोध में कहा, यह अनुचित है। अरोड़ा ने कहा, यह आवश्यक। बैठक समाप्त हुई, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एसोसिएशन से बाहर निकलते ही माया ने गुस्से में कहा, वे तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, या फिर तुम्हें एक खतरे की तरह खत्म करना। आरव ने शांत स्वर में कहा, वे मुझे नहीं समझते। माया ने कहा, तो क्या हम चुपचाप यह सब सहेंगे? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, हम जागरूक करेंगे। रुद्र ने पूछा, कैसे? आरव ने कहा, हम दुनिया को दिखाएंगे कि डोमेन्स को बदला जा सकता है। माया ने आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, तो हमें एक उदाहरण और चाहिए। आरव ने कहा, हाँ, और मुझे पता है कि कहां। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके की ओर रुख किया, जहां हाल ही में एक नया गेट खुला था, रेड एबिस गेट। यह गेट पहले ही कई टीमों को निकल चुका था। उसकी रैंकिंग एसएस के करीब बताई जा रही थी और अब वह अस्थिर हो चुका था।
रुद्र ने कहा, अगर तुम वहां गए तो परिषद इसे विद्रोह मानेगी। आरव ने कहा, या फिर इसे चमत्कार। रात के अंधेरे में तीनों रेड एबिस गेट के सामने खड़े थे। गेट से निकलती लाल रोशनी पूरे इलाके को रक्तवर्णी बना रही थी। हवा भारी थी, जैसे हर सांस में आग घुली हो। माया ने धीरे से कहा, यह जगह डरावनी है। आरव ने कहा, डरावनी नहीं, यह पीड़ित है। रुद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम गेट को एक जीव की तरह देख रहे हो? आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि वह है। तीनों ने गेट में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर जलती हुई चट्टानें, लावा की नदियां और हवा में तैरती राख। माया ने अपनी ब्लेड तैयार की। यह जगह सीधे हमला करने पर मजबूर करती है, आरव ने कहा, और यही इसकी चाल है। वे आगे बढ़ते गए। हर कदम पर उन्हें जले हुए हथियार, टूटे हुए कवच और बिखरी हुई टीमों के निशान मिले। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यह गेट कई हंटर्स को निगल चुका है। आरव ने आंखें बंद की। उसने हवा में फैली पीड़ा को महसूस किया। हर चीख, हर डर, हर टूटे सपने की गूंज उसके भीतर उतरने लगी। यह गेट क्रोध से बना है, आरव ने कहा, और यह क्रोध निराशा से पैदा हुआ है। माया ने पूछा, तो इसे कैसे बदला जाएगा? आरव ने कहा, पहले इसे सुना जाएगा। अचानक जमीन फटी और एक विशाल अग्नि प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर लावा से बना था और आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। माया ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, यह हमें मार देगा, माया ने कहा। आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह हमें चेतावनी दे रहा है। अग्नि प्राणी की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन वह आवाज शब्दों में नहीं, भावनाओं में थी। क्रोध, पीड़ा और अकेलेपन की तीव्र भावना। रुद्र ने चौंक कर कहा, यह बात कर रहा है? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमें उसकी भाषा समझनी होगी। आरव ने अपनी चेतना को फैलाया। उसने अपनी शक्ति को शांत रखा। कोई विस्फोट नहीं, कोई हमला नहीं। तुम अकेले नहीं हो, आरव ने कहा, तुम्हारी पीड़ा सुनी जाएगी। अग्नि प्राणी एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसकी लपटें धीमी पड़ने लगी। लावा का प्रवाह कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। माया ने धीमी आवाज में कहा, यह काम कर रहा है। लेकिन तभी गेट के भीतर एक और ऊर्जा उभरी, पहले से कहीं अधिक हिंसक। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यह गेट का असली कोर है। हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी। जमीन हिलने लगी, आसमान से आग बरसने लगी। आरव ने गहरी सांस ली। तो अब हमें इसे भी सुनना होगा। गेट के केंद्र की ओर बढ़ते हुए तीनों ने महसूस किया कि हवा और भारी होती जा रही है। यह सिर्फ गर्मी नहीं थी, यह दबाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर झांक रही हो। माया ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह जगह मेरे डर को पढ़ रही हो। रुद्र ने कहा, डोमेन्स ऐसा ही करते हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वे सिर्फ डर नहीं पढ़ते, वे उम्मीद भी पढ़ते हैं। गेट के केंद्र में एक विशाल लाल क्रिस्टल तैर रहा था। उसके भीतर आग की लहरें घूम रही थी और हर धड़कन के साथ पूरी जगह हिल रही थी। रुद्र ने कहा, यही इसका कोर है। माया ने पूछा, अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो गेट बंद हो जाएगा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन हम इसे नष्ट नहीं करेंगे। तो फिर? माया ने पूछा। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम इसे बदलेंगे। उसने क्रिस्टल के सामने खड़े होकर अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी शक्ति धीरे धीरे बाहर आई, न तो उज्ज्वल न ही अंधकारमय, बल्कि संतुलित। क्रिस्टल की लपटें पहले तेज हुईं, जैसे वह विरोध कर रहा हो, फिर अचानक उसकी धड़कन अनियमित होने लगी। रुद्र ने कहा, यह अस्थिर हो रहा है। माया ने चिंतित स्वर में कहा, अगर यह फट गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह टूट नहीं रहा, यह बदल रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को क्रिस्टल के भीतर भेजा। उसे वहां केवल आग नहीं मिली, उसे वहां उन हंटर्स की यादें मिली जो यहां आए थे, जो यहां गिरे थे और जो यहां टूट गए थे। उनकी उम्मीदें, उनकी निराशाएं, उनके अधूरे सपने, सब कुछ एक साथ उस क्रिस्टल में बंधा हुआ था। तुम सबने बहुत सहा है, आरव ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अब तुम्हें और पीड़ा की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल की लाल रोशनी धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसकी आग नारंगी से सुनहरी में बदलने लगी। माया ने आश्चर्य से कहा, यह रंग बदल रहा है। रुद्र ने कहा, यह असंभव है। आरव ने कहा, नहीं, यह अपरिचित है। क्रिस्टल की ऊर्जा अचानक फैल गई, लेकिन यह ऊर्जा अब विनाशकारी नहीं थी। यह गर्म थी, लेकिन जलाने वाली नहीं। जैसे सूरज की सुबह की किरणें, गेट की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी। जलती चट्टानें ठंडी होने लगी। लावा की नदियां शांत होकर चमकती हुई धाराओं में बदल गई। माया ने चारों ओर देखकर कहा, यह जगह सुंदर हो रही है। रुद्र ने गहरी सांस ली। यह पहली बार है जब मैंने किसी गेट को जीवित होते देखा है। आरव ने कहा, यह हमेशा जीवित थे, हम बस उन्हें मारना जानते थे, सुनना नहीं। अचानक क्रिस्टल से एक प्रकाश निकला जो सीधे आरव के हृदय से जुड़ गया। माया ने डर से कहा, आरव। रुद्र ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। चिंता मत करो, उसने कहा, यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, यह मुझे कुछ दिखा रहा है। आरव की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, भविष्य का। उसने देखा एक दुनिया जहां डोमेन्स
अब युद्ध के मैदान नहीं थे बल्कि परिवर्तन के क्षेत्र थे, जहां हंटर्स सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि संरक्षक थे। लेकिन उसने यह भी देखा, एक अंधेरा, एक ऐसा समूह जो इस परिवर्तन से डरता था और उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने देखा लॉर्ड करण सिंह का चेहरा और उसके पीछे छिपी हुई ताकतें। आरव ने आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा, और हमें जल्दी करनी होगी। माया ने पूछा, तुमने क्या देखा? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, एक युद्ध, लेकिन तलवारों का नहीं, विचारों का। गेट के बाहर निकलते ही तीनों ने देखा कि पूरा इलाका बदल चुका था। जहां पहले लाल रोशनी और गर्म हवा थी, वहां अब सुनहरी चमक और शांत वातावरण। रुद्र ने कहा, यह गेट अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद यह किसी को बदल देगा। आरव ने कहा, और यही हमें दिखाना था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, हंटर एसोसिएशन की गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। कर्नल विक्रम सामने आए। आरव, उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। माया ने तीखे स्वर में कहा, किस आरोप में? विक्रम ने कहा, अनधिकृत गेट हस्तक्षेप और परिषद के आदेशों की अवहेलना। आरव ने शांत स्वर में कहा, तो फिर मैं सच भी अपने साथ लाऊंगा। विक्रम ने उसकी ओर देखा, तुम नहीं समझते, यह मामला अब हंटर एसोसिएशन से भी बड़ा हो चुका है। आरव ने पूछा, तो फिर किसका मामला है? विक्रम ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, विश्व परिषद का। माया और रुद्र दोनों चौंक गए। विश्व परिषद? माया ने कहा, तो यह अब वैश्विक राजनीति बन चुका है। विक्रम ने सिर हिलाया, हाँ, और कुछ शक्तियां तुम्हें एक खतरे के रूप में देख रही हैं। आरव ने गहरी सांस ली, तो फिर यह लड़ाई अब सिर्फ गेट्स की नहीं है। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यह लड़ाई अब सत्ता की है। आरव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और सत्ता का सबसे बड़ा डर वह सच होता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। कर्नल विक्रम कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत खतरनाक हो आरव। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बहुत ईमानदार हूं। गाड़ियां चल पड़ी। आरव, माया और रुद्र को एक विशेष सुरक्षा परिसर की ओर ले जाया गया। आसमान में बादल घिरने लगे। दूर कहीं बिजली चमकी। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तूफान आने वाला है। माया ने पूछा, तुम्हारा मतलब मौसम से है या दुनिया से? आरव ने उत्तर दिया, दोनों से। उसी समय एक गुप्त स्थान पर लॉर्ड करण सिंह कुछ शक्तिशाली लोगों के साथ बैठे थे। वह लड़का बहुत आगे बढ़ चुका है। एक आवाज बोली, अगर उसे नहीं रोका गया तो हमारी पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। करण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर हमें व्यवस्था बचानी होगी। दूसरी आवाज बोली, कैसे? करण सिंह ने कहा, सच को झूठ में बदलकर। एक स्क्रीन पर आरव की तस्वीर उभरी जिसमें उसे एक गेट को नष्ट करते हुए दिखाया गया था, जबकि असल में उसने उसे बदला था। हम दुनिया को दिखाएंगे। करण सिंह ने कहा कि वह एक खतरा है, और अगर दुनिया डर गई, एक और आवाज बोली, तो दुनिया उसे कभी नहीं सुनेगी। करण सिंह ने हल्की मुस्कान दी, ठीक यही हमारा उद्देश्य है। स्क्रीन पर समाचार चलने लगे। रहस्यमयी हंटर ने गेट को अस्थिर किया। क्या यह नया हंटर खतरा है? क्या दुनिया को एक नए विनाश की ओर धकेला जा रहा है? दूर सुरक्षा परिसर की गाड़ी में बैठा आरव इन खबरों से अनजान, लेकिन उसका दिल जानता था, यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, और यह लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि सच्चाई से लड़ी जाएगी। सुरक्षा परिसर की ऊंची दीवारों के भीतर आरव एक शांत कमरे में बैठा था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक हल्की सफेद रोशनी और सामने लगा हुआ एक स्क्रीन। माया और रुद्र को अलग अलग कमरों में रखा गया था। तीनों के बीच कोई संपर्क नहीं था, लेकिन तीनों को एक ही बात का एहसास था। यह अब सिर्फ जांच नहीं थी, यह एक साजिश थी। आरव ने स्क्रीन की ओर देखा। वहां समाचार चैनल चल रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, एक रहस्यमयी हंटर ने गेट संरचना को अस्थिर कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हंटर भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। क्या हम एक नए विनाश के युग में प्रवेश कर रहे हैं? आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरी उदासी थी। तो यही उनका खेल है, उसने मन ही मन कहा। सच को डर में बदल देना। दरवाजा खुला। कर्नल विक्रम कमरे में आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरव, उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू हो चुकी है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं। विक्रम ने उसकी ओर देखा। तुम शांत क्यों हो? आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच क्या है। विक्रम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, लेकिन दुनिया सच नहीं सुनती, दुनिया वही सुनती है जो उसे दिखाया जाता है। आरव ने कहा, तो फिर हमें उसे दिखाना होगा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें दुख छिपा था। यह इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन के मीडिया कक्ष में एक बड़ी बैठक चल रही थी। लॉर्ड करण सिंह केंद्र में बैठे थे। उनके सामने कई स्क्रीन पर आरव की गतिविधियों के बदले हुए फुटेज चल रहे थे। यह क्लिप देखिए, करण सिंह ने कहा, यह दिखाती है कि उसने रेड एबिस गेट को अस्थिर कर दिया।
एक सदस्य ने पूछा। लेकिन वास्तविक फुटेज तो कुछ और ही दिखाती है, करण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तविकता वही होती है जो जनता देखती है, एक अन्य सदस्य ने कहा। लेकिन अगर सच सामने आ गया तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, करण सिंह ने कहा। अगर सच सामने नहीं आया तो हमारी सत्ता सुरक्षित रहेगी। कमरे में कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। हमें जनता को डराना होगा, करण सिंह ने कहा। डर ही सबसे बड़ा हथियार है। उसी समय माया अपने कमरे में टहल रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह सब गलत है, उसने दीवार से टकराते हुए कहा। वे आरव को एक राक्षस बना रहे हैं। दरवाजा खुला, एक युवा अधिकारी अंदर आया। माया, उसने कहा, तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माया ने तीखे स्वर में कहा। पूछताछ या धमकी? अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे एक लंबे गलियारे से होते हुए एक दूसरे कमरे में ले गया। कमरे में 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। माया, उनमें से एक ने कहा, हम जानते हैं कि तुम आरव के करीब हो। माया ने उत्तर दिया, वह मेरा साथी है और वह निर्दोष है। दूसरे अधिकारी ने कहा, निर्दोष होना और निर्दोष दिखना 2 अलग अलग बातें हैं। माया ने गुस्से से कहा, आप उसे बदनाम कर रहे हैं। पहले अधिकारी ने कहा, हम जनता को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। माया ने कहा, सच छुपाकर कोई सुरक्षित नहीं होता। अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारा व्यक्तिगत विचार है। माया ने कहा, नहीं, यह मानवता का सिद्धांत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर रुद्र अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसने अचानक आंखें खोली। वे वही कर रहे हैं जो मैंने कभी किया था, उसने बुदबुदाया। ताकत का दुरुपयोग। दरवाजा खुला, एक अधिकारी अंदर आया। रुद्र, उसने कहा, तुम्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रुद्र ने उठते हुए कहा, पूछताछ नहीं, तुम मुझे एक कहानी सुनाना चाहते हो। अधिकारी कुछ नहीं बोला। वे दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ी स्क्रीन पर आरव की बदली हुई फुटेज चल रही थी। यह क्या है? रुद्र ने पूछा। अधिकारी ने कहा, यह सच। रुद्र ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह डर है। इसी बीच शहर की सड़कों पर लोग बहस कर रहे थे। क्या तुमने खबर देखी? वह नया हंटर बहुत खतरनाक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने गेट को बचाया। कौन जाने सच क्या है? सरकार झूठ क्यों बोलेगी? डर धीरे धीरे फैल रहा था और डर के साथ साथ संदेह। सोशल मीडिया आरव की तस्वीरें वायरल हो रही थी। कुछ में उसे नायक बताया जा रहा था तो कुछ में उसे राक्षस। सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अराव द डिस्ट्रॉयर, हीरो और मॉन्स्टर। दुनिया बढ़ चुकी थी। सुरक्षा परिसर में आरव अपने कमरे में बैठा था और इन सब से अनजान नहीं था। उसने स्क्रीन पर सब देख लिया था। कर्नल विक्रम फिर से कमरे में आए। आरव, उन्होंने कहा, स्थिति बिगड़ रही है। आरव ने शांत स्वर में कहा, यह तो होना ही था। विक्रम ने कहा, तुम्हारे खिलाफ जनता का समर्थन बढ़ रहा है। आरव ने पूछा, और मेरे पक्ष में? विक्रम ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, वह दबा दिया गया है। आरव ने कहा, तो फिर हमें आवाज उठानी होगी। विक्रम ने कहा, तुम कैसे? तुम यहां बंद हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी, मैं यहां बंद हूं, लेकिन सच नहीं। विक्रम ने उसकी ओर देखा, तुम क्या करना चाहते हो? आरव ने कहा, मुझे जनता से बात करनी है। विक्रम ने चौंक कर कहा, यह असंभव है। आरव ने कहा, तो इसे संभव बनाइए। विक्रम कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं अपने करियर को खतरे में डाल दूंगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, और अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आप अपनी आत्मा को खतरे में डाल देंगे। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूं। रात गहराने लगी। सुरक्षा परिसर की रोशनी मंद हो गई, लेकिन भीतर एक और रोशनी जल रही थी। सच, उसी रात हंटर एसोसिएशन के गुप्त कक्ष में लॉर्ड करण सिंह एक और बैठक कर रहे थे। जनता की प्रतिक्रिया हमारी उम्मीद से भी तेज है, एक सलाहकार ने कहा। डर फैल चुका है, करण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, लेकिन कुछ स्वतंत्र पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, दूसरे ने कहा। वे असली फुटेज की मांग कर रहे हैं, करण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर हमें उन्हें भी डराना होगा, एक सलाहकार ने कहा। अगर आरव को जनता के सामने बोलने का मौका मिल गया तो पूरी योजना विफल हो सकती है, करण सिंह ने कहा। तो फिर उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। आप उसका क्या करेंगे? एक आवाज ने पूछा। करण सिंह ने शांत स्वर में कहा, हम उसे एक उदाहरण बनाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरक्षा परिसर में कर्नल विक्रम चुपचाप नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। उन्होंने एक युवा तकनीशियन से कहा, मुझे मीडिया नेटवर्क का एक सीमित एक्सेस चाहिए। तकनीशियन ने चौंक कर कहा, सर, यह नियमों के खिलाफ है। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, और सच को दबाना किस नियम के भीतर आता है? तकनीशियन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया, धन्यवाद। इसी दौरान माया अपने कमरे में बैठी थी। वह बेचैन थी। उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खुला। वहां कर्नल विक्रम खड़े थे। माया, उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माया ने तुरंत कहा, जो भी करना है कहिए। विक्रम ने कहा, हमें जनता तक सच पहुंचाना होगा। माया ने कहा,
मैं तैयार हूं, विक्रम ने कहा, और हमें रुद्र की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद रुद्र को भी अपने कमरे से बाहर लाया गया। तीनों को एक गुप्त कमरे में इकट्ठा किया गया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, विक्रम ने कहा। करण सिंह की टीम कल सुबह आरव को सार्वजनिक रूप से दोषी घोषित करने की तैयारी में है। माया ने कहा, तो हमें उससे पहले बोलना होगा। रुद्र ने कहा, लेकिन कैसे? विक्रम ने कहा, हम एक लाइव प्रसारण करेंगे। माया ने चौंक कर कहा, लाइव? विक्रम ने कहा, हाँ, जिसे रोका नहीं जा सकेगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, और जिसमें झूठ छुप नहीं सकेगा। रात का अंतिम पहर था, शहर सो रहा था, लेकिन सच्चाई जाग रही थी। विक्रम ने नियंत्रण कक्ष में जाकर कुछ बटन दबाए। एक गोपनीय चैनल पर एक लाइव फीड चालू हो गई। माया ने कैमरे की ओर देखा, यह काम कर रहा है। रुद्र ने कहा, और कोई हमें रोक नहीं रहा? विक्रम ने कहा, अभी तक नहीं, लेकिन जब वे जानेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। आरव कैमरे के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई। नमस्ते, उसने कहा, मेरा नाम आरव। लाइव फीड धीरे धीरे दुनिया के कई स्क्रीन पर दिखने लगी। लोगों ने अचानक अपने फोन, टीवी और डिजिटल बोर्ड पर आरव का चेहरा देखा। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपसे सच छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। क्या ये वही हंटर है? वह लाइव आ रहा है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? आरव ने आगे कहा, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने गेट्स को अस्थिर किया, लेकिन सच यह है कि मैंने उन्हें संतुलित किया। उसने स्क्रीन पर असली फुटेज चलवाई, ब्लैक डोमेन का परिवर्तन, रेड एबिस गेट का बदलना, और वह शांति जो विनाश की जगह बनी। मैं कोई राक्षस नहीं, आरव ने कहा, मैं कोई देवता भी नहीं हूं। मैं बस एक हंटर हूं जो ये मानता है कि हर गेट, हर डोमेन और हर शक्ति के पीछे एक कहानी होती है। लोगों की प्रतिक्रियाएं बदलने लगीं। ये तो अलग कहानी है, ये तो असली फुटेज लग रही है। तो फिर हमें झूठ क्यों दिखाया गया? आरव ने कहा, डर फैलाना आसान है, लेकिन सच दिखाना मुश्किल। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप सच पर विश्वास करें। उसी समय हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय में अलार्म बजने लगे। लाइव फीड सक्रिय है, किसने इसे चालू किया? लॉर्ड करण सिंह गुस्से में खड़े हो गए, इसे तुरंत बंद करो। लेकिन तकनीशियन घबराए हुए थे। सर, यह स्वतंत्र नेटवर्क पर प्रसारित हो रहा है, हम इसे बंद नहीं कर सकते। करण सिंह की आंखों में क्रोध की लपटें चमक उठी। आरव ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझसे सवाल पूछिए। अगर आपको मेरी शक्ति से डर लगता है तो मुझे देखिए, लेकिन अगर आपको सच से डर लगता है तो शायद समस्या मैं नहीं हूं। पूरी दुनिया में लोग चुपचाप स्क्रीन देख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ पहली बार सोच रहे थे। आरव ने अंतिम शब्द कहे, मैं भाग नहीं रहा, मैं छुप नहीं रहा, मैं यही हूं। लाइव फीड बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। माया ने गहरी सांस ली। ये हो गया, रुद्र ने कहा, अब गेंद उनकी तरफ है। विक्रम ने थकी हुई आवाज में कहा, अब दुनिया जाग चुकी है। लेकिन उसी समय लॉर्ड करण सिंह ने अपना फोन उठाया। योजना बदलो, उन्होंने कहा, अगर हम उसे जनता की नजरों में गिरा नहीं सकते तो हमें उसे दुनिया से हटा देना होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप क्या आदेश दे रहे हैं? करण सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, एक विशेष इकाई को सक्रिय करो। कोड नाम, करण सिंह ने कहा, नल हंटर। फोन कट गया। सुरक्षा परिसर में आरव को अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने कहा, वे आने वाले हैं। माया ने पूछा, कौन? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, वे जो सच नहीं सुनते। रुद्र ने कहा, तो हमें तैयार रहना होगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हमें अडिग रहना होगा। आसमान में बिजली चमकी, दूर कहीं गरज सुनाई दी। तूफान अब सिर्फ शब्दों का नहीं था, अब वह हथियारों का भी होने वाला था। और आरव जानता था, यह सिर्फ एक हंटर की परीक्षा नहीं है, यह मानवता की परीक्षा है। ब्लैक डोमेन के